देखिए, सिलेबस वगैरह पे बात किए होंगे सर, सबको जानकारी होगा सिलेबस क्या है, सहायक शिक्षक का कैसे बदलाव हो सकता है अगर व्यापम लेता है एग्जाम, अगर सीजीपीएससी एग्जाम लेता है तो क्या रहने वाला है सिलेबस। देखिए, बहुत सारी जानकारियां ऐसी हैं जिनका बच्चे वेट कर रहे हैं। जैसे वर्ग 3 वालों के लिए समस्या ज्यादा नहीं है। आप लोग अभी ये जो बैच है ये वर्ग 3 को लेकर के ही चालू किए हम लोग, तो वर्ग 3 को लेकर के तो बहुत समस्या नहीं है, क्योंकि पहली बात कि वर्ग 3 में विषय बाध्यता नहीं होगी। पहली बात तो मतलब वर्ग 3 में ऐसा विषयवार भर्ती होने का कुछ है नहीं, विषय बाध्यता वर्ग 3 में नहीं है। सहायक शिक्षक में विषय बाध्यता नहीं है, तो सहायक शिक्षक वालों के लिए समस्या नहीं है। अगर आपने डीएड किया है, सभी लोग डीएड किए ही होंगे, अगर आपने डीएड किया है और आपका टेट का पहला पेपर, चाहे वो सीटेट हो चाहे वो सीजीटेट हो, अगर आपका टेट का पहला पेपर निकला हुआ है तो आप सहायक शिक्षक के लिए एलिजिबल हैं। उसमें विषय बाध्यता कुछ नहीं है कि आप किस विषय से 11th 12th पढ़े हैं कि किस विषय से आपने ग्रेजुएशन किया है, उसमें विषय बाध्यता कुछ नहीं है। तो आपका डीएड कंप्लीट होना चाहिए और आपका टेट निकला होना चाहिए। टेट में आपका सीटेट भी चलेगा फिलहाल तो, और सीजीटेट भी चलेगा, क्योंकि अभी ऐसा छत्तीसगढ़ में कोई ऐसा अभी तक ये सूचना नहीं आई है कि सीटेट को हम मान्य नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं आया है। तो अभी फिलहाल तो सीटेट भी मान्य है और सीजीटेट भी मान्य है। तो ये जो बैच है ये सहायक शिक्षक को ध्यान में रख के लाए हैं। सहायक शिक्षक के 2000 पद हैं, 2000 पद। इसमें वर्ग 2 का नहीं कराएंगे, ध्यान रखिएगा। ये जो बैच है ये सेपरेट वर्ग 3 का बैच है। वर्ग 3 की तैयारी करने ही आए हैं ना आप लोग, सहायक शिक्षक की। वर्ग 2 का नहीं है ये। एक जो मॉर्निंग में स्टार्ट हुआ है आज, उसमें वर्ग 2 और वर्ग 3 दोनों की तैयारी कराएंगे हम लोग। ये जो बैच है ये सेपरेट वर्ग 3 को लेकर के है, सहायक शिक्षक को लेकर के। 2000 पदों पर भर्तियां होनी है सहायक शिक्षक की। ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन में ये जो बैच है ये वर्ग 3 को लेकर के है। प्रिंसी, आपका जो प्रश्न है, मॉर्निंग में जो आज बैच स्टार्ट हुआ था 7:30 बजे, वो वर्ग 2 और वर्ग 3 दोनों को लेकर के है। ये जो आफ्टरनून का बैच है ये सेपरेट वर्ग 3 को लेकर के है, सहायक शिक्षक को लेकर के। मेरी क्लास बाइलिंगुअल रहेगी, सृष्टि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बताऊंगा मैं। जो भी टर्म्स रहेंगे वो इंग्लिश में भी आएंगे। मेरी जो क्लास है पर्टिकुलर मैथ्स की जो क्लास रहेगी। देखिए, सहायक शिक्षक के 2000 पदों पर भर्तियां होनी है, ये तो आपको पता है। वित्त विभाग की मंजूरी बची है, उसके बाद अब देखो कब वित्त विभाग मंजूरी देगा, उसके बाद व्यापम को भेजेंगे। व्यापम अगर लिया तो ठीक है, व्यापम नहीं लिया तो सीजीपीएससी भी ले सकता है, ऐसी बात भी सामने आ रही है। क्योंकि व्यापम ने मना कर दिया था बीच में शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के, अगर व्यापम नहीं लेता है तो सीजीपीएससी इसका एग्जाम लेगा। अब कब हो सकता है, तो ऐसा संभावना जताई जा रही है कि टेट के बाद ही होगा एग्जाम। ऐसा बोला जा रहा है कि फरवरी के स्टार्टिंग में जो टेट का एग्जाम होना है, टेट के परीक्षा के बाद ही यह परीक्षा होगी। क्योंकि जनवरी में दिसंबर में इस परीक्षा को करने का कोई औचित्य समझ में नहीं आता है। दिसंबर जनवरी में करेगा तो बहुत सारे बच्चे फिर ज्ञापन सौंपने पहुंच जाएंगे कि टेट हमारा निकला नहीं है, तो टेट की परीक्षा को पहले आयोजित करिए। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों से बचने के लिए टेट की परीक्षा के बाद ही शिक्षक भर्ती परीक्षा आपको देखने को मिलेगी। तो सहायक शिक्षक की बात करते हैं। अब समझिए, अगर व्यापम एग्जाम लेता है तो क्या होगा, ध्यान से समझना। थोड़ा सा सिलेबस को डिस्कस कर रहा हूं, स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहा हूं। व्यापम की बात करते हैं पहले। अगर व्यापम एग्जाम लेता है आप लोगों का शिक्षक भर्ती परीक्षा, ध्यान से समझेंगे ऑनलाइन वाले। अगर व्यापम एग्जाम लेता है, सीजी व्यापम, तो आप लोगों ने पिछली शिक्षक भर्ती परीक्षा दी थी क्या, जो 10 जून 2023 को हुई थी? दी थी 10 जून 2023 को शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी, पिछली वाली। आपने शिक्षक भर्ती परीक्षा 10 जून 2023 को दी थी। उसके बाद आपने एक चीज नोटिस की होगी, इसके बाद व्यापम ने जितनी भी भर्ती परीक्षाएं ली हैं, भर्ती परीक्षाओं की बात कर रहा हूं, इसके बाद व्यापम ने जितनी भर्ती परीक्षाएं ली हैं, चाहे वो महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम हो, चाहे वो कृषि मंडी का एग्जाम हो, सहकारिता अपेक्स बैंक वाला एग्जाम हो, एडीईओ का एग्जाम अभी हुआ है, आबकारी का एग्जाम हुआ है, पिछले साल हॉस्टल वार्डन का एग्जाम हुआ था। जितने भी एग्जाम्स व्यापम ने लिए हैं 10 जून 2023 के बाद, व्यापम ने एक चीज फिक्स कर दी है कि 100 प्रश्न ही पूछेगा व्यापम। अपने पेपर में व्यापम 100 प्रश्न ही पूछेगा, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का, यानी कि 100 अंकों का पेपर होगा। ये व्यापम ने फिक्स कर दिया है। सही उत्तर अगर आप टिक करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा, गलत उत्तर अगर आप टिक करते हैं तो आपका 0.25 माइनस होगा। समय होगा 2 घंटे का, व्यापम ने यह तय कर दिया है।
जितनी भर्ती परीक्षाएं हुई 10 जून 2023 के बाद, यह शिक्षक भर्ती परीक्षा अंतिम परीक्षा थी जो 150 प्रश्नों की हुई थी व्यापम की। इसके बाद महिला पर्यवेक्षक हुआ था जस्ट बाद, अगर याद होगा तो 23 में। कृषि मंडी का एग्जाम याद है, सहकारिता का अपेक्स बैंक वाला एग्जाम याद होगा आप लोग को। वो सब छोड़ो, हॉस्टल वार्डन तो याद ही होगा, पिछले साल हुआ था जो। अभी हाल फिलहाल में एडीईओ का एग्जाम हुआ, वो तो याद होगा। आबकारी का एग्जाम अभी हुआ था 27 जुलाई को, वो तो याद होगा। जितने भी एग्जाम्स व्यापम ने लिए 150 को 100 में कन्वर्ट किया है। आबकारी इससे पहले 150 का था, 100 में कन्वर्ट हुआ। एडीईओ 150 का था, 100 में कन्वर्ट हुआ। वार्डन 150 का था, 14 में और 16 में हॉस्टल वार्डन का 150 नंबर का पेपर आया था, उसको 100 में कन्वर्ट किया। तो अगर व्यापम लेता है एग्जाम, अगर व्यापम लेता है एग्जाम, तो यह तय है कि आपका जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होगा वो इसी स्ट्रक्चर में होगा, अगर व्यापम लेता है तो। समझ आ रहा है? और सीजीपीएससी अगर लेता है तो संभावना है कि एज इट इज सिलेबस को कॉपी कर देगा वो, क्योंकि सीजीपीएससी ऐसा ही करता है। पिछले बार सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को व्यापम लिया था, आप लोग जानते होंगे, सुने तो होंगे। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 975 पदों के आसपास पदों पर भर्तियां हुई थी, 4-5 साल लग गए थे इसकी भर्ती में, व्यापम लिया था। इस बार सीजीपीएससी ले रहा है 341 पदों पर। तो सीजीपीएससी ने क्या किया, जब विज्ञापन जारी किया तो एज इट इज उसी सिलेबस को कॉपी कर दिया। जो सिलेबस व्यापम ने पिछले बार रखा था प्री का और मेंस का, एज इट इज, एक पॉइंट भी चेंज नहीं किया होगा, एज इट इज उसी स्ट्रक्चर को, उसी सिलेबस को कॉपी कर दिया। तो अगर सीजीपीएससी लेता है एग्जाम तो ये मान के चलिए 23 वाला 19 वाला हूबहू स्ट्रक्चर सिलेबस कॉपी हो जाएगा। व्यापम लेता है तो 100 में कन्वर्ट करेगा। अब 100 में कन्वर्ट करेगा तो किस विषय का वेटेज कितना रहेगा, कौन सा विषय कितने प्रश्न का आएगा, कितना वेटेज होगा, ये तो व्यापम ही डिसाइड करेगा। लेकिन बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है, क्योंकि व्यापम ने एडीईओ, आबकारी, इन सब एग्जाम्स में दिखा दिया कि 150 में जिस विषय का वेटेज जितना है उसी को वो क्या कर रहा है, 100 में कन्वर्ट कर दे रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने आबकारी का एग्जाम अभी दिया होगा। आबकारी इससे पहले जो हुआ था वो 150 प्रश्नों का था, जिसमें छत्तीसगढ़ के थे 50 प्रश्न, इंडियन जीएस 50, गणित 10, रीजनिंग 10, हिंदी 10, छत्तीसगढ़ी 10, इंग्लिश 10। इसको 100 में कन्वर्ट किया तो उसने क्या किया, 50 को 33 कर दिया, 50 को 33 कर दिया, 10 को 7, 10 को 7, 10 को 7, 10 को 7, और इस 10 इंग्लिश वाले 10 को 6 कर दिया। तो देख पा रहे हैं विषय वही रखा, वेटेज भी उतना ही है। 150 में 50 प्रश्न होने का मतलब कितना परसेंट हो गया, 33% हो गया। अरे 150 में 50 प्रश्न का मतलब 33% हो गया वेटेज। अब यहां पे 100 में 33, बात तो वही है। 150 में 50, 100 में 33, 150 में 10, 100 में 7, तो वेटेज वही रख रहा है। उठपटांग कुछ भी नहीं कर रहा है कि इसको हटा दिया, इसको ले आया, ये इतने नंबर का था उसको कम करके एकदम इतना कर दिया, ऐसा नहीं कर रहा है। उसी रेशियो में कर रहा है। 150 में जिस विषय का वेटेज जितना था उतना ही रख रहा है, किसमें, 100 में। तो अगर आप लोगों का 150 को 100 में करता भी है तो घबराने वाली बात नहीं है, विषय वही सब रहेंगे, बस जिसका वेटेज ज्यादा है उसका 100 में भी ज्यादा ही रहेगा, जिसका कम है उसका 100 में भी कम ही रहेगा। उठपटांग हरकत किया था 2014-2016 वाला जो हॉस्टल वार्डन का स्ट्रक्चर था, इसको जब 2024 में 100 में कन्वर्ट किया, यहां पे उठपटांग हरकत कर दिया था व्यापम। उठपटांग हरकत क्या किया था, यहां पे हॉस्टल वार्डन 150 प्रश्नों का हुआ था, 24 में उसको 100 प्रश्नों में कन्वर्ट किया। यहां पे थोड़ा उठपटांग हरकत किया था। क्या किया वो, यहां पे 150 में गणित के थे 20 प्रश्न, लेकिन 100 में गणित के कितने कर दिया, 25। ये थोड़ी आश्चर्य वाली बात हो गई थी कि 150 में तुम गणित के 20 प्रश्न रखे हो और 100 में कितने कर दिए, 25। ये थोड़ी सी आश्चर्य वाली बात थी। 150 में छत्तीसगढ़ के 20 थे, उसको 100 में कितना कर दिया था, 5। ये थोड़ा उठपटांग हरकत हुआ था उसका कि गणित को 20 से उठा के 25 कर दिए। ओवरऑल 150 को 100 किए, लेकिन गणित को 20 से उठा के 25 कर दिए। छत्तीसगढ़ को 20 से उठा के 5 ही कर दिए। तो बहुत विवाद भी किए थे, बहुत सारे लोगों ने ज्ञापन भी दिया था कि छत्तीसगढ़ का पेपर है, हॉस्टल वार्डन का एग्जाम छत्तीसगढ़ के जगहों पे जाके काम करना है और छत्तीसगढ़ के विषय को ही आप एकदम लुप्त करते जा रहे हो। तो यहां पे थोड़ी सी उठपटांग हरकत व्यापम ने की थी। बाकी व्यापम का एडीईओ का एग्जाम देख लीजिए, आबकारी का एग्जाम देख लीजिए, जो कन्वर्जन किया है 150 को 100 में, वो एकदम सही तरीके से किया है। तो सिलेबस में बदलाव नहीं किया, बस 150 को 100 में कन्वर्ट किया है।
तो अगर व्यापम लेता है आप लोगों का शिक्षक भर्ती परीक्षा, तो ये तय मान के चलिए कि 100 प्रश्नों का ही स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। समझ आई बात? यहां तक ऑनलाइन में, यहां तक समझ आई बात? टेट हो जाएगा आप लोगों का फरवरी में, 23 जून वाले बैच में भी मैथ्स स्टार्ट करेंगे। मैथ्स का ही क्लास लूंगा मैं आप लोग का, मैथ्स विषय ही पढ़ाऊंगा। अभी मैथ्स पे नहीं आया हूं मैं, अभी स्ट्रक्चर बता रहा हूं आपको। अगर सीजी व्यापम लेता है तो ऐसा कुछ होने वाला है। अभी अपने पास क्या स्ट्रक्चर है सहायक शिक्षक का, यह है। देखिए अभी अपने पास क्या है, 19 और 23 में जो हुआ था, ध्यान दीजिए यहां पे। अभी अपने पास जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है, ये देखिए। अभी सहायक शिक्षक का जो स्ट्रक्चर अपने पास है उसमें 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 150 अंकों के होंगे। कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, मतलब 150 अंकों का पेपर होगा। सही उत्तर के लिए 1 नंबर मिलेगा, गलत के लिए 0.25 माइनस होगा, और समय होगा 3 घंटे का। इस स्ट्रक्चर में 2019 और 2023 का एग्जाम हुआ है। 19 और 23 का 150 प्रश्न का स्ट्रक्चर अभी वर्तमान में अपने पास है। अगर इसको व्यापम लेगा तो 100 में गारंटीड कन्वर्ट करेगा। अब इन 150 प्रश्नों में कहां से कितने प्रश्न आते हैं तो आप लोगों को सर ने बताया भी होगा। पहला जो सेक्शन है वो सीडीपी का है, जहां से 30 प्रश्न आएंगे 30 अंकों के। दूसरा सेक्शन हिंदी का है, जहां से 25 प्रश्न होंगे 25 अंक के। तीसरा अंग्रेजी का है, जहां से 25 प्रश्न 25 अंक के। चौथा गणित का है, जहां से 30 प्रश्न होंगे। पांचवा पर्यावरण का, जहां से 20 प्रश्न होंगे। इसके बाद कंप्यूटर का, जहां से 10 प्रश्न, और लास्ट में सामान्य ज्ञान, जहां से 10 प्रश्न। ये सामान्य ज्ञान लिख बस दिया है, लेकिन अपने आप में बहुत वृहद है ये। इसमें इतिहास पढ़ना है, संविधान पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, अर्थव्यवस्था पढ़ना है, कला संस्कृति साहित्य दर्शन वाला सेक्शन पढ़ना है, थोड़ा सामान्य विज्ञान भी है, प्रौद्योगिकी भी है, करंट अफेयर भी है, और साथ में छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान भी है। ये सब मिला करके 10 प्रश्न है। समझ आ रहा है? ये अभी अपने पास स्ट्रक्चर है। अब एक बात सामने ये आ रही है, बच्चों से मैंने डिस्कस भी किया था कि अगर 150 को 100 में करता है, मान लीजिए व्यापम अगर लेता है एग्जाम, 150 को 100 में करता है, तो समस्या इसके साथ हो जाएगी। इसको 10 से कितना करेगा, 5 करेगा मोटा मोटा मान लीजिए। अब 5 नंबर के लिए आप जीएस पढ़ोगे क्या पूरा? सोचो, आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, आपको पता भी नहीं है कि ज्योग्राफी के प्रश्न आएंगे कि नहीं आएंगे, ये स्थिति हो जाएगी। आप इतिहास पढ़ोगे, लेकिन आपको पता नहीं है कि इतिहास का प्रश्न आएगा भी कि नहीं आएगा, और आएगा तो कै ठो आएगा, एक ठो मोटा मोटा आएगा। ये संभावना है कि हो सकता है 150 को 100 में करे तो इसको हटा ही ना दे, ऐसा भी हो सकता है। एकदम कंफर्म जानकारी बता रहा हूं, क्योंकि आप खुद सोचो, 5 नंबर का जीएस तो कभी नहीं रखेगा वो, 5 नंबर का जीएस तो कभी नहीं रखेगा, और 100 में कन्वर्ट किया तो 10 में भी नहीं रखेगा, इसको ये भी तय है। अब 10 में नहीं रखेगा तो 5 करेगा, 5 करेगा तो 5 में क्या क्या पूछेगा, इतिहास भी, संविधान भी, भूगोल भी, अर्थव्यवस्था भी, कला संस्कृति साहित्य दर्शन भी, छत्तीसगढ़ भी, सामान्य विज्ञान भी, करंट अफेयर भी, क्या क्या पूछेगा, 5 पूछेगा, और विषय 10 ठो है। सोचो, मतलब आप भूगोल पढ़ोगे तो यह भी निश्चित नहीं है कि भूगोल का प्रश्न आना है कि नहीं आना है, संविधान पढ़ोगे तो यह भी निश्चित नहीं है संविधान का प्रश्न आना है कि नहीं आना है, इतिहास पूरा पढ़ भी दोगे तो एक प्रश्न आने का गारंटी है उसमें। चलो, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, फिर पूरे स्वतंत्रता आंदोलन, लेकिन प्रश्न कितना आएगा मान लो एक, ये संभावना है। लेकिन इसको हटा ना दे, सामान्य ज्ञान को हटा ना दे, जैसा टेट में होता है यार, और वैसा करना उचित भी होगा। टेट में क्या करता है, 30 सीडीपी, 30 हिंदी, 30 अंग्रेजी, 30 गणित और 30 ईवीएस, तो वैसा ना कर दे, इसको सामान्य ज्ञान को हटाना दे अगर व्यापम लिया तो। और पीएससी अगर लेता है, पीएससी अगर लेता है तो फिर एज इट इज यही स्ट्रक्चर, यही सिलेबस रखेगा। जितना जो मेरा अनुभव रहा है व्यापम को लेकर के, सीजीपीएससी को लेकर के, सीजीपीएससी बहुत ज्यादा बदलाव करने के उसमें रहता नहीं है। आप एडीआई का एग्जाम हुआ 2000, इससे पहले जो 16 में एग्जाम हुआ था, कॉपी किया एकदम। अभी एसआई का एग्जाम हुआ, व्यापम जो लिया था हूबहू उसी स्ट्रक्चर उसी सिलेबस को कॉपी कर दिया। तो मान लीजिए अगर सीजीपीएससी एग्जाम लेता है, अगर सीजीपीएससी एग्जाम लेता है तो यही स्ट्रक्चर, यही पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कॉपी होगा। यहां तक देखिए, कोई डाउट है तो पूछिए। हेलो,
समझ आ रहा है यहां तक? कुछ पूछना है यहां तक तो बताइए मेरे को, किसी को कुछ पूछना है? मैथ्स ही पढ़ाऊंगा मैं, बताऊंगा ना, बता रहा हूं उस पे। यहां तक कुछ है? हाँ, शिक्षक भर्ती के तैयारी के साथ आप, शिक्षक भर्ती की तैयारी के साथ आप बिल्कुल टेट का तैयारी कर सकते हैं, जिनका टेट नहीं निकला है। हाँ, जिनका टेट नहीं निकला है, क्योंकि टेट का देखेंगे, अगर सहायक शिक्षक की बात करूं, क्योंकि ये बैच सहायक शिक्षक का है, तो सहायक शिक्षक की बात करूं तो सहायक शिक्षक में अगर मैं टेट की बात करूं, वर्ग 3 के लिए जो पात्रता परीक्षा है टेट वर्ग 3 की बात करूं, तो 30 प्रश्न आएंगे उसमें। 30 प्रश्न सीडीपी के, 30 हिंदी, 30 अंग्रेजी, 30 गणित और 30 ईवीएस। ये होता है टेट का एग्जाम वर्ग 3 के लिए। तो आप देख सकते हैं सीडीपी यहां पे भी है, ये देखिए, हिंदी यहां पे भी है, अंग्रेजी यहां पे भी है, गणित यहां पे भी है, ईवीएस यहां पे भी है। यही सिलेबस भी है, सिलेबस में भी बदलाव नहीं होता। सीजी टेट का सिलेबस भी सीडीपी का पूरा यही रहेगा, हिंदी का पूरा सेम, अंग्रेजी, गणित, ईवीएस सेम सिलेबस रहता है। जिनका टेट नहीं निकला है तो शिक्षक भर्ती के साथ साथ टेट का तैयारी भी बिल्कुल पॉसिबल है, आराम से किया जा सकता है, क्योंकि इन्हीं विषयों को पढ़ना है और हमारा उद्देश्य भी यही है कि हम इन्हीं विषयों को शुरू में लगाएंगे आपके, यही विषय। अभी दिव्या मैडम भी आ जाएंगी, थोड़ा बाहर नासिक गई हुई हैं वो, तो आ जाएंगी तो इंग्लिश की क्लास भी स्टार्ट करेंगी। आगे हमने सोचा है कि 1-1 घंटे की 4 क्लास भी प्लान कर सकते हैं आपकी, क्योंकि समय पे शिक्षक भर्ती परीक्षा हो तो उससे पहले समय पे आपका सिलेबस पूरा हम करा दें। तो यही मेन विषय देखेंगे। तो ये 5 विषय हैं, और आप देखिए ना, ये 5 विषय 130 नंबर कैरी करके रखे हैं, 130 नंबर 150 में ये 5 विषय कैरी करके रखे हैं, 130 नंबर। तो मैं बात कर रहा था, व्यापम अगर लेता है तो गारंटीड इसको 100 में कन्वर्ट करेगा, और पीएससी लेता है तो हूबहू ऐसा ही कर देगा। 1 महीने बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। एमपी में सिलेबस में चेंज हुआ है बोल रहे हैं बहुत सारे लोग। सहायक शिक्षक में क्या ही करेगा, सहायक शिक्षक में विषय बाध्यता नहीं है, तो सहायक शिक्षक में संभावना भी थोड़ी कम है चेंजेस की। बढ़ूं आगे, मैं आप लोग का जो विषय डील करूंगा वो गणित विषय डील करूंगा। वेटेज बहुत बड़ा है गणित का, देख सकते हैं 30 प्रश्नों का है 150 में। अब 150 में 30 प्रश्नों का गणित है, तो गणित विषय में क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस में क्या क्या लिखा है, बातचीत करते हैं। तो अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि एग्जाम कौन लेगा, पीएससी की व्यापम। पीएससी लेगा तो क्या रखेगा सिलेबस, वो तो क्लियर तभी होगा जब पीएससी एग्जाम ले और विज्ञापन जारी करे। व्यापम लेगा तो किस विषय को कितना महत्व देगा वो सब व्यापम ही जानेगा। लेकिन मान के चलिए ये सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा आपको, एटलीस्ट अभी जब तक स्थिति स्पष्ट नहीं होती है इन विषयों पे पकड़ बना लीजिए, क्योंकि ये विषय तो रहेंगे ही तय है एकदम। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सीडीपी, ईवीएस, सहायक शिक्षक में ये 5 विषय तो रहेंगे ही, एकदम तय है। तो इन पे पकड़ अभी बना के चलिए। मैं आप लोग का गणित विषय डील करूंगा। गणित का वेटेज देख सकते हैं 30 प्रश्नों का है। क्या क्या पढ़ना है गणित में, चलिए देखिए। सहायक शिक्षक की बात कर रहा हूं, क्या क्या पढ़ना है। जनरली मैं पीपीटी से पढ़ाता नहीं हूं, सिलेबस डिस्कस कर रहा हूं, इसीलिए पीपीटी का यूज कर रहा हूं, वरना मैं पूरा क्लास में लिखवाता हूं, चाहे वो कोई भी प्रश्न हो, कितना भी बड़ा प्रश्न हो, पूरा लिखवाऊंगा, उसके बाद उसको अपन हल करेंगे। तो सिलेबस को डिस्कस कर रहा हूं, इसीलिए पूरा पीपीटी में है ये। तो वर्ग 3 की बात कर रहा हूं मैं, सहायक शिक्षक। सहायक शिक्षक का देख सकते हैं इकाई 1 और इकाई 2। इकाई 1 और इकाई 2 की बात करेंगे तो ये दोनों ही इकाई जो है गणित का शिक्षण शास्त्र है। दोनों ही इकाई गणित का शिक्षण शास्त्र यानी गणित का पेडागोजी, समझ पा रहे हैं। अब एक चीज ये भी है, लेकिन 2023 का एग्जाम अगर आपने दिया होगा तो यहां से एक भी प्रश्न सहायक शिक्षक में नहीं आए थे, एक भी नहीं आए थे। ये भी थोड़ी टेंशन वाली बात हो गई थी, आधे बच्चे इसी में निपट गए थे। समझ आ रहा है, क्योंकि 30 के 30 प्रश्न पूरे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ गए थे, और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। मतलब आप देखेंगे वर्ग 2 से ज्यादा टफ पेपर वर्ग 3 का था। गणित की बात करेंगे तो वर्ग 2 से प्रश्नों का लेवल वर्ग 3 में ज्यादा अच्छा था। तो वर्ग 3 के 30 प्रश्न न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जबकि जनरली बच्चों को लगता था कि 10 से 12 प्रश्न कम से कम, 30 में 10 से 12 प्रश्न तो पेडागोजी से, शिक्षण शास्त्र से आ ही जाएंगे, जैसा कि टेट में आते हैं। टेट में तो लिख दिया है इकाई 1 से कितने, इकाई 2 से कितने। भर्ती परीक्षाओं में ऐसा कभी नहीं लिखते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे पीएससी हो चाहे व्यापम हो, भर्ती परीक्षाओं में ऐसा कभी नहीं लिखेगा कि इकाई 1 से कितना पूछूंगा मैं, इकाई 2 से कितना पूछूंगा। टेट में व्यापम ने लिख दिया है इकाई 1 से कितना, इकाई 2 से कितना, लेकिन भर्ती परीक्षाओं में नहीं लिखेगा।
तो आपने 2023 का पेपर देखा होगा तो 30 के 30 प्रश्न पूरे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, इधर से एक भी प्रश्न नहीं आया था। लेकिन 2019 में आए थे। 2019 में 10 से 12 प्रश्न यहां से आए थे, 10 से 12 प्रश्न करीबन आए थे। अब यह है कि आएगा कि नहीं आएगा, भरोसा नहीं है। समझ आ रहा है? थोड़ा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की ओर ज्यादा झुकाव देता है व्यापम। तो अब इस बार जो भर्ती परीक्षा होगी, चाहे व्यापम ले चाहे पीएससी ले, इधर से प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा कुछ बोला नहीं जा सकता। आपको पढ़ना तो पड़ेगा ये, क्योंकि आते हैं तो 10-12 प्रश्न आ जाते हैं और नहीं आए तो एक भी नहीं आया। जनरली 10-12 प्रश्न आते हैं, लेकिन पिछले शिक्षक भर्ती में एक भी प्रश्न यहां से नहीं आया था। पूरे के पूरे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 30 के 30। तो इकाई 1 और इकाई 2 अपन तो पढ़ेंगे पूरा। बता रहा हूं मैं कि 23 में क्या हुआ था, 19 में क्या हुआ था, अपन तो पूरा पढ़ेंगे। इकाई 1 और इकाई 2 गणित का शिक्षण शास्त्र है। ये तो पढ़े होंगे वैसे आप लोग कभी ना कभी, तो बीएड वगैरह किए होंगे या सीडीपी वगैरह तो पढ़े ही होंगे बीएड के दौर में, डीएड के दौर में। डीएड किए होंगे, बीएड किए होंगे, जो भी किए होंगे, डीएलएड किए होंगे, उसमें सीडीपी विषय तो पढ़े ही होंगे ना, बाल विकास शिक्षा शास्त्र। तो वहां पे तो ये सब पढ़े होंगे, आगमन पद्धति क्या होता है, निगमन पद्धति क्या होता है, मूर्त अवधारणा क्या होती है, अमूर्त अवधारणा क्या होती है। तो वही सब तो यहाँ पे भी पढ़ना है। गणित को सीखना, अलग अलग तरीकों से गणित को सीखा जाता है, गणित के अलग अलग मॉडल होते हैं, अलग अलग अवधारणाएं होती हैं। तो ये पूरा थ्योरी, पूरा का पूरा थ्योरी पार्ट है। लेकिन आप एकदम थ्योरी बना करके पढ़ोगे ना इसको तो नहीं बनने वाला। फिर आपको एकदम व्यवहारिक एग्जांपल्स लेने होंगे, एकदम व्यवहारिक, एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेने होंगे। जैसे सुने होंगे आगमन पद्धति क्या होता है, सुने हैं क्या? आगमन पद्धति क्या होता है जल्दी से बताओ तो मेरे को, आसान भाषा में बताओ ताकि सब समझ पाए थोड़ा। पहले उदाहरण, उदाहरण से सूत्र, उदाहरण से नियम। पढ़े हैं कैसा? याद है आगमन, उदाहरण से नियम, ऐसा ही पढ़े हैं क्या? अब देखो ऐसा रटने बैठेंगे तो कितना मुश्किल हो जाएगा, कंफ्यूजन कितना हो जाएगा। किसी का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, निगमन। तो ऐसे पढ़ने में कंफ्यूजन बहुत होता है, ऐसे पढ़ने में समस्याएं बहुत हैं। ऐसे कितना रटेंगे, समझ के पढ़ेंगे। देखो जैसे अपन जो पद्धति पढ़ेंगे क्लास में वो आगमन ही होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझना, मैं एक बात बोल रहा हूं, सिंपल इंटरेस्ट करके एक चैप्टर है, सुने हैं? साधारण ब्याज आपके सिलेबस में भी है, सहायक शिक्षक में है। चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है, साधारण ब्याज है। अब ध्यान से समझिए, सिंपल इंटरेस्ट करके एक चैप्टर है, पढ़ाऊंगा आपको। थोड़ा मोड़ा बेसिक तो आता होगा। चलो मैं बोला मैंने आपको 1000 रुपया उधारी दिया, ध्यान से समझना। मैंने आपको 1000 रुपया उधारी दिया 10% वार्षिक दर पर, 10% वार्षिक दर पर मैंने आपको 1000 रुपया उधारी दिया 10% वार्षिक दर पर। वार्षिक दर का मतलब क्या होता है? एक वर्ष का ब्याज कितना बनेगा? 10%। 1000 रुपया मैंने आपको दिया 10% वार्षिक दर पर। तो बताओ एक साल बाद आप मुझे कितना इंटरेस्ट, कितना ब्याज दोगे? जल्दी बोलो, एकदम सिंपल सी बात बोल रहा हूं यार। मैंने आपको 1000 रुपया उधारी दिया 10% वार्षिक दर पे, तो एक साल बाद आप मुझे कितना इंटरेस्ट दोगे? 100 रुपया दोगे ना यार। सीधे क्या बोलोगे? 10% वार्षिक दर, तो 1000 का 10% लिख दो सर। तो 1000 का 10% कितना आया? 100। तो एक साल बाद आप मुझे कितना इंटरेस्ट पे करोगे? 100 रुपया। 10% वार्षिक दर का मतलब क्या? वार्षिक दर, वार्षिक दर मतलब एक वर्ष में ब्याज कितना बनेगा? 10%। तो 1000 का 10% निकाले कितना आया? 100। एक साल बाद आप मुझे कितना इंटरेस्ट पे करोगे? 100। दूसरे साल बाद फिर से कितना पे करोगे? 100 रुपया। यही तो करते हैं ना अपन। मान लो आपने पैसा 3 साल के लिए रखा है, 3 साल के लिए, तो दूसरे साल के बाद फिर से आप मुझे कितना इंटरेस्ट पे करोगे? तो दूसरे साल के बाद आप मुझे फिर से कितना इंटरेस्ट पे करोगे? 100। तीसरे साल के बाद आप मुझे फिर से कितना इंटरेस्ट पे करोगे? तो तीसरे साल के बाद आप मुझे फिर से कितना इंटरेस्ट पे करोगे? 100। सिंपल सी बात है। 1000 रुपया आपने मुझसे लिया 10% वार्षिक दर पे 3 साल के लिए। मैं बोला हर साल मेरा ब्याज का पैसा मेरे को पटा देना यार। तो आप एक साल बाद आए, कितना रुपए पटाए? 100। दूसरे साल बाद आए, कितना पटाए? 100। तीसरे साल बाद आए, कितना पटाए? 100। अब एग्जाम में ऐसा कुछ प्रैक्टिकल काम तो अपन करेंगे नहीं कि आप पैसा पटाने आ रहे हो मेरे को। एग्जाम में तो प्रश्न आएगा, बोलेगा बताओ 3 साल बाद टोटल कितना ब्याज बना। तो टोटल कितना ब्याज बन रहा है? 300। अब आपने बोला कि सर हर साल का ब्याज कितना रुपया बन रहा है? 100 रुपया।
हर साल का ब्याज 100 रुपया जब बन रहा है, हर साल का ब्याज सेम है सर, तो सर आप ऐसा करो 1000 का 10% लिख रहे हो, ये कितने साल का ब्याज है? 1 साल का। उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे? 3 से, तो ये कितने साल का हो जाएगा? 3 साल का। जैसे एक संतरे का मूल्य मान लो 4 रुपए है, तो 4 संतरे का मूल्य कितना? 4 इंटू 4। 6 का मूल्य कितना? 4 इंटू 6। 10 का मूल्य कितना? 4 इंटू 10। यही तो करते हैं ना यार। एक संतरे का मूल्य 4 रुपए है, तो 10 का मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं? 10 से गुणा। 20 का मूल्य निकालने के लिए 20 से गुणा। तो 1 साल का ब्याज ये है, चूंकि हर साल का सेम है, तो मैं 3 साल का निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो यहां पे सीधे ब्याज मुझे कितना मिल जाएगा? 300। अब आपने यहां से एक निष्कर्ष निकाल लिया। निष्कर्ष क्या निकाला? देखो, आपने यहां से एक निष्कर्ष निकाला। निष्कर्ष क्या निकाला? आपने बोला सर साधारण ब्याज का फॉर्मूला अपन को मिल गया। कैसे मिला? देखो, ये क्या है? मूलधन। ये क्या है? दर। ये क्या है? समय। ये क्या है? 100। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला मैंने यहां से लिख दिया, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। और ये भी लिखता हूं कि समय हमेशा यहां पर किस में रखना? वर्ष में। क्यों? क्योंकि ये 1 वर्ष का ब्याज है, तो मल्टीप्लाई जिससे करूंगा वो भी किस में होना चाहिए? वर्ष में। ये 1 वर्ष का ब्याज है, तो मल्टीप्लाई जिससे करूंगा वो वर्ष में होना चाहिए, इसीलिए समय यहां पर किस में रखना? वर्ष में। तो मैंने अपने अनुभवों का यूज किया, क्योंकि इससे पहले मैंने परसेंटेज आपको पढ़ा दिया था, तो परसेंटेज का जानकारी आपको था। तो अपने अपने अनुभव का यूज किया, अपने तथ्यों का यूज किया, अपने उदाहरणों का यूज किया। तो अपन उदाहरण, अनुभव, तथ्यों की सहायता से कहां पहुंचे? सूत्र तक। इसी पद्धति को क्या बोलेंगे? आगमन। समझ पा रहे हैं? आप क्या किए? अपने जो अनुभव थे, जो आपने इससे पहले सीखे, आपके जो तथ्य हैं, आपके जो उदाहरण हैं, समझ आ रहा है? ये देखो ना, अपने अनुभवों, उदाहरणों, तथ्यों का उपयोग करके कहां तक पहुंचे? फॉर्मूले तक। तो इसी पद्धति को मैं क्या बोल दूंगा? आगमन पद्धति। समझ आ रहा है? निगमन में क्या होता? मैं सीधे बोलता, चलो सिंपल इंटरेस्ट हेडिंग डालो, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखो, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, सीधे ऐसा बोलता। चलो पहला उदाहरण लिखो, दूसरा उदाहरण लिखो, तीसरा उदाहरण लिखो। तो मैं क्या कर रहा हूं? सूत्र से कहां जा रहा हूं? उदाहरण की ओर। इसको क्या बोलूंगा? निगमन। समझ पा रहे हो डिफरेंस? अपन अगर अपने अनुभवों, अपने तथ्यों, अपने उदाहरणों का उपयोग करके सूत्र तक पहुंचे हैं, तो इस पद्धति को मैं बोल रहा हूं आगमन। देखो ना, अपन ने परसेंटेज पढ़ा तो उसका लॉजिक अपन को पता था, अनुभव अपन को था, तथ्य अपन को पता थे, उदाहरणों का यूज किया और एक फॉर्मूला मैंने डेराइव किया, तो ये पद्धति आगमन। फॉर्मूला सीधे मैंने आपको बता के उदाहरण देना चालू किया, तो ये पद्धति क्या? निगमन। अब मेरे को बताओ, ज्यादा स्थायित्व कौन देगा? आगमन की निगमन? ज्यादा स्थायित्व, स्थायित्व मतलब लंबे समय तक कौन आपके दिमाग में रहेगा? आगमन। ऐसे स्टेटमेंट आते हैं। ज्यादा स्थायित्व कौन सी विधि प्रदान करती है? अगर आपने इतना प्रैक्टिकल एग्जांपल देखा है तो आराम से बता पाएंगे। वैज्ञानिक विधि कौन सी है? वैज्ञानिक विधि। निगमन कैसे है वैज्ञानिक? बताओ तो मेरे को। उससे क्या? वैज्ञानिक का मतलब क्या है? वैज्ञानिक का मतलब क्या? खोज, रिसर्च। तो खोज किसमें हुआ है? आगमन में। वैज्ञानिक का मतलब क्या? जो खोज करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसी को तो वैज्ञानिक बोलते हैं ना अपन। प्रयोगशाला में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो एक्सपेरिमेंट ही तो हो गया। ये एक्सपेरिमेंट करके एक रिजल्ट में पहुंचे, इसीलिए वैज्ञानिक विधि कौन है? आगमन। ज्यादा लंबे समय तक स्थायित्व कौन देगा? आगमन देगा। ऐसे स्टेटमेंट बहुत सारे आते हैं यार। स्कूलों में आजकल जो पद्धति चल रही है वो कौन सी? आगमन की निगमन? निगमन। स्कूल में कहां ये सब पढ़ाते हैं यार? कौन सा स्कूल में पढ़ाते हैं ऐसा? बताओ ना, आप लोग पढ़े तो हो स्कूल में? स्कूल में साधारण ब्याज जब पढ़ाए होंगे आप लोग को, तो ऐसा समझाए होंगे क्या? सीधे लिखो फॉर्मूला, रखो वैल्यू, आंसर निकालो, यही तो चलता है। तो स्कूलों में कौन सी पद्धति चलती है? निगमन। ये टिक करना है आपको, ऐसे पढ़ना होगा इस चैप्टर को। तो अब देखो ना, ये इवन सीडीपी में आपका हेल्प कर देगा। ये गणित में तो मजा आएगा पढ़ने में, क्योंकि पूरा डेटा पे खेल खिलाऊंगा आपको मैं, एकदम व्यवहारिक। इतना प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाएगा नहीं इन दोनों चैप्टर के बारे में, आपको लगेगा सर ये सब तो एकदम मतलब खेल हो गया है। यही आपको सीटीपी में मिलेगा, यही आपको हिंदी में मिलेगा, यही आपको अंग्रेजी में भी मिलेगा, यही आपको ईवीएस में भी मिलेगा। यही सारी पद्धतियां तो हिंदी में भी मिलेंगी आपको। गणित में जो मिलती हैं वही पद्धतियां हिंदी, अंग्रेजी, आपको सीडीपी, ईवीएस सब में मिलेंगी। इतना खेल खेलने लगोगे इसमें ना, एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स एकदम। कोई पूछे आगमन क्या है, ऐसे हमको तो पता है सर, ये पूरा गणित हम आगमन से ही पढ़ रहे हैं।
तो ऐसे पढ़ना है। तो मैं बस बता रहा हूं पूरा एनालिसिस कि अपन पढ़ेंगे कैसे। तो अपन को इस प्रकार से इस पूरे सेक्शन को कवर करना है, समझ पा रहे हैं। और बहुत सारी चीजें आएंगी, आप सुने होंगे मूर्त अवधारणा, ऐसा पढ़े हैं ना। ये देखो मूर्त अमूर्त लिखा होगा, देखो ये देखो अमूर्त सोच, तो मूर्त अवधारणा अमूर्त अवधारणा सुने हैं। क्या होता है, क्या होता है बताओ तो। मूर्त क्या होता है? जिसका भौतिक अनुभव कर सके अपन, जैसे ये पेन क्या है, मूर्त, जिसका भौतिक अनुभव कर सके वही क्या है, जिसको फिजिकल टच कर पाऊं मैं, वो मूर्त है। चलो बताओ, उड़ान एक इंस्टीट्यूट है, उड़ान की मूर्त संपत्तियां क्या क्या दिखाई दे रही हैं इस क्लासरूम में? मूर्त संपत्तियां क्या क्या दिखाई दे रही हैं? चलो, कैमरा दिखाई दे रहा है, और बोर्ड, कुर्सी, ये पोडियम, समझ आ रहा है, एसी, पंखा, लाइट, ये बिल्डिंग, ये सब क्या है? मूर्त, जिसका भौतिक अनुभव आप कर पा रहे हो, कर पा रहे हो, कुर्सी में बैठे हो, बोर्ड का यूज देख पा रहे हो, पेन का यूज देख पा रहे हो, ये सब क्या है? मूर्त संपत्तियां हैं। अमूर्त संपत्ति क्या है उड़ान की? उद्देश्य, उद्देश्य मतलब जैसे आप लोगों को शिक्षक बनाना। अमूर्त संपत्ति क्या है बताओ यार, क्या है अमूर्त संपत्ति? सोचो, आप भी अमूर्त संपत्ति हैं। ठीक बोल रहे हैं, समझ आ रहा है। अमूर्त संपत्ति जैसे उड़ान का ब्रांड नाम जो है उड़ान, वो क्या है? अमूर्त संपत्ति। उसी के नाम पे तो आए हो ना आप लोग। कोई दूसरा बोर्ड लगा होता, सामने आते दिखता, अरे कोई दूसरा बोर्ड है, तो आप आते क्या यहाँ पे? तो उड़ान के नाम पे ही आए हो ना, कि उड़ान जाना है, उड़ान में शिक्षक की तैयारी करनी है। तो उड़ान का नाम जो है अपने आप में क्या है? अमूर्त संपत्ति। उसका भौतिक अनुभव कर पा रहे हो क्या? नहीं। छू पा रहे हो क्या उसको? नहीं। देख पा रहे हो क्या उसको? नहीं। लेकिन है वो। आज यहाँ पे फलाना कोई और दूसरा बोर्ड टांग दूं मैं, तो नहीं आओगे आप लोग, कहीं और खोजोगे, उड़ान कहीं और दिख रहा है, वहां जाएंगे। यहाँ के फैकल्टीज का जो नाम है, जैसे मान लो मेरे नाम पे कोई बच्चा यहाँ आता है, तो मेरा नाम क्या है? उड़ान की अमूर्त संपत्ति। इंग्लिश वाली मैडम का नाम है, हिंदी वाले सर का नाम है, हर फैकल्टी का यहाँ जो नाम बना हुआ है, उस नाम पे बच्चे आ रहे हैं ना, कि वो फलाना अच्छा पढ़ाता है, चलो चलते हैं, वो विषय अच्छा पढ़ाते हैं, चलो चलते हैं। तो ये जो नाम है फैकल्टीज का, उड़ान का जो नाम है, ये नाम क्या है? इसकी अमूर्त संपत्ति। समझ आया? जिसका भौतिक अनुभव आप नहीं कर सकते, लेकिन है, इसी के नाम पे तो चीजें चल रही। ऐसे पढ़ना है एग्जाम्पल से, समझ आ रहा है? तो ये बहुत आसान कर दूंगा, देखना मैं बहुत आसान कर दूंगा, एकदम सिंपल हो जाएगा ये। और इसको रटना अगर चाहेंगे तो रट लो, लेकिन नहीं बनेंगे क्वेश्चंस, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आएंगे। रटेंगे तो ऐसा थोड़ी कि जो आप पढ़े वही आएगा। चलो 10 प्रश्न आए तो 4-5 जो पढ़े वही आ जाएगा, 4-5 तो ऐसे आएंगे जिनमें आपको समझदारी दिखानी होगी। इसीलिए ऐसे एग्जाम्पल्स बता रहा हूं जो आपको हेल्प करेंगे आगे चल के। समझ आ रहा है? ऐसे ही पढ़ाऊंगा, पूरा पूरा डेटा पे खेल खिलाऊंगा। इस पूरे चैप्टर को यही खेल 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 के खत्म कर देंगे, देखना अपन। 3D के एग्जाम्पल्स, अरे अपने पास तो बहुत कुछ है बताने को यार, लोगों के पास उतना नहीं है दूसरे विषय में। मेरे पास तो 3D के एग्जाम्पल्स हैं, बेलन, शंकु, गोला, घन, घनाभ, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, सब बताऊंगा, जिससे और आसान हो जाए। मूर्त अमूर्त क्या होता है, समझ आ रहा है? बहुत सारी विधियां हैं, मॉडल है बहुत सारे, जैसे बैंकिंग मॉडल है। रट के अगर पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने आपको एक पेज में लिख के दिया, बोला कल रट के आ जाओ, सुना दो, ये कौन सा मॉडल हो गया? बैंकिंग। समझ आ रहा है? रट के सीख रहे हो, सीखना तो भी होता है ना यार। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं, रटते हैं, रट के सीखना क्या हो गया? बैंकिंग मॉडल। बैंकिंग मॉडल क्यों नाम दिए इसको बताओ तो। ठीक, ठीक है, तो इसीलिए इसको बैंकिंग मॉडल बोला गया। बैंक में पैसा डालो, आवश्यकता पड़ने पर निकालो। तो वैसे दिमाग में अपने ऐसा रट के डाल दो, आवश्यकता पड़े तो ऐसा बड़बड़ बड़ करके निकाल दो। तो रट के जो आप सीख रहे हैं, यही क्या है? बैंकिंग मॉडल। प्रोग्रामिंग मॉडल होता है स्टेप बाय स्टेप, जोड़ते समय पहले इकाई के अंकों को ही जोड़ा जाता है, फिर दहाई के अंकों में आते हैं, ये क्या है? प्रोग्रामिंग मॉडल। रचनात्मक मॉडल होता है, आपस में डिस्कस करके सीख रहे हो चीजों को, एक दूसरे से, एक दूसरे के अनुभवों को साझा करके सीख रहे हो, ये क्या होता है? रचनात्मक मॉडल। पढ़ाऊंगा मैं, ये ब्रीफ जानकारी दे रहा हूं ना मैं, अभी फैमिलियर कर रहा हूं पूरा सहायक शिक्षक के सिलेबस से, आपको बहुत आसान लगेगा, देखना। 30 प्रश्न है, समझ रहे हो? 150 में 30 प्रश्न, 100 भी किया तो 25 कम से कम रखेगा ही, 20-25 कम से कम रखेगा। सीडीपी और मैथ्स का सबसे बड़ा वेटेज है सहायक शिक्षक में। ये 30 प्रश्न अंदर बाहर का पूरा खेल हो जाता है। पिछले बार सहायक शिक्षक से जो बाहर हुए
वो 30 प्रश्नों की वजह से ही बाहर हुए हैं मैथ्स के। उम्मीद करके गए थे कि 10-12 तो यही सब आएगा, आगमन क्या निगमन क्या। आप भी उम्मीद किए थे क्या? तो ये उम्मीद थी लोगों को, आगमन आएगा निगमन आएगा, ये सब लगा देंगे 10-12 में, समय भी नहीं लगेगा। लेकिन 30 का 30 न्यूमेरिकल दिया, और बहुत अच्छे न्यूमेरिकल। पेपर दिखाऊंगा आपको, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल थे। समझ आए? तो ये 2 इकाई समझ आई क्या है, इकाई 1 और इकाई 2 समझ आ गया यहां तक? चलो आगे बढ़ता हूं। तो ये गणित का शिक्षण शास्त्र, गणित का पेडागोजी बोलते हैं इसको। ऑनलाइन में समझ आया भाई? बहुत आसान हो जाएगा। देखना, ये तो मैं बस बातचीत कर रहा हूं तो आपको लग रहा है कि अरे ये सब चीजें तो आसान है सर। एक्चुअल में जब टॉपिक ऐसा पढ़ाऊंगा लिखवा लिखवा के तो और आसान लगेगा। अभी तो मैं एक ब्रीफ जानकारी दे रहा हूं। ऑनलाइन वाले बताइए, समझ आई चीजें? बताइए रंजू, क्या डाउट है? कुछ डाउट है क्या? ये सब मैंने जनरल बातचीत की है, बाकी तो बहुत सारी बातचीत करनी है। अभी तो मैं एक जनरल बातचीत कर रहा हूं। आप लोग का जानकारी कितना है वो सब जानने की कोशिश कर रहा हूं कि आगमन के बारे में क्या जानते हैं। आगमन यही यार, आप देख पा रहे हैं, उदाहरण तथ्यों अनुभवों का यूज करके एक फॉर्मूले तक पहुंचे। अब जब सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा तो ये सब जानेंगे आप लोग। अभी तो मैं जानकारी आप लोग के पास नहीं होगी, चलो बहुत समय से मैथ्स छोड़ दिए होंगे, तो अभी आगे जाके प्रतिशत पढ़ाऊंगा तो ये परसेंटेज जानेंगे क्या होता है। अभी तो मैं सिलेबस का डिस्कशन ही कर रहा हूं, बस केवल केवल सिलेबस का डिस्कशन कर रहा हूं। चलो बढ़े आगे, फिर देखते हैं। चलिए, ये हो गया गणित का शिक्षण शास्त्र। आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या पढ़ना है अपन को। देखिए, इसके बाद इकाई 3। अब यहां से जो मैथ्स चालू होगा ना, वो पूरा वही मैथ्स है जो व्यापम और पीएससी आपको हमेशा पूछता है, वही मैथ्स है। प्रतिशत सुने होंगे, लाभ हानि सुने होंगे, अनुपात समानुपात सुने होंगे, लसम असम सुने होंगे, औसत सुने होंगे, साधारण ब्याज सुने होंगे, चाल समय दूरी सुने होंगे, समय और कार्य सुने होंगे। समझ आ रहा है? वही सारे चैप्टर्स दिखेंगे आपको। देखो, पहला जो चैप्टर है ये थोड़ा अलग है। इसमें क्या बोलता है? दशमलव प्रणाली, मीट्रिक प्रणाली, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, समय के माप। मतलब ये जो आप राशियां देख पा रहे हैं, इनके यूनिट्स को समझना है आपको और उनके कन्वर्जन को समझना है। जैसे समय की इकाइयां क्या क्या होती हैं, घंटे में समय को अपन रिप्रेजेंट करते हैं, मिनट में करते हैं, सेकंड में करते हैं, तो इनका कन्वर्जन पता होना चाहिए। घंटे को सेकंड में कैसे, सेकंड को घंटे में कैसे, घंटे को मिनट में कैसे, मिनट को घंटे में कैसे, ये सब कन्वर्जन आपको आना चाहिए। जैसे लंबाई की इकाइयां अलग अलग होती हैं, मीटर में भी लंबाई मापते हैं, सेंटीमीटर में भी मापते हैं, किलोमीटर में भी तो मापते हैं, फीट में भी तो मापते हैं क्या। ये सारी इकाइयां और इनके कन्वर्जन, इसको इसमें बदलेंगे तो कैसे, इसको इसमें बदलेंगे तो कैसे, केवल यूनिट कन्वर्जन है ये चैप्टर, केवल यूनिट कन्वर्जन। आता है प्रश्न यहां से, तो यूनिट कन्वर्जन को देखना है यहां पे। दूसरा, संख्याएं पढ़नी है, अलग अलग प्रकार की संख्याएं, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, विभाज्य संख्या। संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में जमाने बोलता है। संख्याओं में अंकों के स्थानीय मान, स्थानीय मान का मतलब प्लेस वैल्यू, और जातीय मान मतलब फेस वैल्यू, ये सब निकालने बोलता है। अब संख्याओं के बिना तो आप गणित को पढ़ ही नहीं सकते, नंबर्स की जानकारी तो होनी ही चाहिए। रैशनल नंबर, इरैशनल मतलब परिमेय और अपरिमेय। प्राकृत संख्या सुने होंगे, नेचुरल नंबर्स, पूर्ण संख्या, होल नंबर्स, पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स, सारे नंबर्स पढ़ने हैं आपको। नंबर्स पे प्रश्न आते हैं, और नंबर्स की जानकारी होगी तभी गणित बनेगा आपसे, मान के चलिए। अब नंबर्स को आरोही और अवरोही क्रम में जमाने बोलता है। फ्रैक्शन में भिन्न संख्याओं में नंबर्स होंगे, जैसे इस प्रकार के, ये देखिए, इनको आरोही क्रम में अवरोही क्रम में जमाने बोलेगा। इस प्रकार से नंबर्स होंगे, फ्रैक्शन में नंबर्स होंगे, फ्रैक्शन में ये भिन्न संख्या में होंगे। इस प्रकार से दशमलव में नंबर्स होंगे, ये देखिए ऐसे नंबर्स, ऐसे नंबर्स बोल रहा हूं, इनको बोलूंगा दशमलव वाली संख्याएं, ऐसे नंबर्स, इनको आरोही अवरोही क्रम में जमाने बोलता है। तो संख्याएं आपको पढ़नी है, उनके आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर, अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर को भी जानना है, कैसे ऐसे नंबर्स में आरोही अवरोही जमा पाएंगे अपन। इसके बाद अगला चैप्टर देखेंगे, साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न, सिंपल फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन। बार वाले डेटा पे काम होता है यहां पे जनरली, ऐसे प्रश्न देखे होंगे। 2.3 के बार को P बटे Q में लिखिए, ऐसे नंबर्स देखे हैं क्या? पिछले बार का एक प्रश्न दे रहा हूं, देखो ये 0.09 ये बार लगा था,
इंटू 7.3, इसको हल करने बोला था। पिछले बार का प्रश्न है सहायक शिक्षक का, ये ऐसे प्रश्न आते हैं, समझ आ रहा है। तो वही सारे चैप्टर्स हैं जो आप पीएससी में व्यापम में पढ़ते आए हैं। ये देखिए, बेसिक कैलकुलेशन, बॉड मास रूल, व्यंजकों को हल करना है अपन को, वर्गमूल, स्क्वायर रूट, वर्गमूल निकालने की विधियां, गुणनखंड विधि होती है और भाग विधि होती है, दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल निकालना है आपको, एचसीएफ एंड एलसीएम, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्ती, एचसीएफ एंड एलसीएम। दो प्रश्न पूछे गए थे पिछले बार सहायक शिक्षक में, यहां से दोनों प्रश्न बहुत अच्छे थे। आरआई पटवारी में पूछे गए प्रश्नों को कॉपी कर दिया था। एवरेज, औसत, इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो और भी चैप्टर्स हैं, देखो प्रतिशत है, लाभ हानि है, साधारण ब्याज है, अनुपात और समानुपात है, चाल समय दूरी, इसी में आप रेलगाड़ी को पढ़ते हैं, इसी में थोड़ा सा नाव धारा का कंसेप्ट भी आप सीख लेते हैं, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो देखिए एक एक नियम, समय, कार्य, टाइम एंड वर्क, मजदूरी के प्रश्न भी आते हैं। ये थोड़ा सा ज्योमेट्री और मेंसुरेशन वाला सेक्शन आ गया, ज्यामिति और क्षेत्रमिति वाला सेक्शन, बहुत ज्यादा नहीं है, सिंपल सा ही है। शिक्षक में तो बहुत ज्यादा है ज्यामिति और क्षेत्रमिति वाला, सहायक शिक्षक में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। क्षेत्रफल मतलब एरिया वगैरह निकालना है, थोड़ा वॉल्यूम वगैरह थोड़ा निकालना सीखना है। त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, इनके एरिया फाइंड करने आने चाहिए आप लोगों को। इसके अलावा जो 3D आकृतियां होती हैं, जैसे बात करूं मैं, घन हो गया, घनाभ हो गया, बेलन हो गया और शंकु, गोला, इनके आयतन वगैरह फाइंड करने आपको आने चाहिए। वॉल्यूम, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, इनके आपको आयतन, वॉल्यूम वगैरह निकालने आने चाहिए। और भी फॉर्मूले हैं बेसिक, वो सब। और लास्ट चैप्टर है समय, टाइम। इतना सेक्शन है सहायक शिक्षक में, समझ आ रहा है, इतना सेक्शन कवर करना है सहायक शिक्षक का। यहां से आएंगे 30 प्रश्न। और पिछले बार का पेपर अगर आप देखेंगे तो ये वाले सेक्शन से एक भी प्रश्न नहीं आया था। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये पूरा न्यूमेरिकल सेक्शन जो है, यहां से आए थे 30 के 30 प्रश्न। समझ आ रहा है, पढ़ने को बहुत कुछ है, सहायक शिक्षक में भी बहुत कुछ है। कुछ चैप्टर छोड़ दिया है, जैसे बात करूं मैं चक्रवृद्धि ब्याज की, तो चक्रवृद्धि ब्याज इसमें नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज को इसमें से हटा दिया है। देखो केवल साधारण ब्याज लिखा है, चक्रवृद्धि ब्याज से प्रश्न नहीं आता इसमें, चक्रवृद्धि ब्याज को नहीं लिखा है। बाकी लगभग सारे चैप्टर्स कवर करने हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं ना, ये पूरे बेसिक चैप्टर्स हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं 3.4, 3.5 जो देख पा रहे हैं, ये बेसिक है पूरा। इधर आप देखेंगे ये वाला सेक्शन, ये पूरा का पूरा बेसिक ही है, मान के चलिए। इसमें आप संख्याओं को जानेंगे, संख्याएं क्या, संख्याएं कितने प्रकार की, पूरा कैलकुलेशन सीखेंगे बॉड मास रूल के तहत। संख्याओं को आरोही अवरोही क्रम में जमाना सीखेंगे, और भी छोटे छोटे बहुत सारे, जैसे इकाई का अंक निकालना सीखेंगे, विभाज्यता के नियम सीखेंगे, यहाँ पे शेषफल प्रमेय पे काम करेंगे। यहाँ पे समझ आ रहा है, लेडर प्रॉब्लम, ऐसा 1/1 प्लस 1/1 प्लस ऐसे नंबर्स जो आते हैं, लैडर प्रॉब्लम बोलते हैं, उन प्रश्नों को डील करेंगे। तो ये पूरा बेसिक है, मतलब ये जो 3.1, 3.2, 3.3 और इधर पे देखेंगे 3.4, 3.5, ये पूरे बेसिक्स हैं। मतलब इसमें फॉर्मूले भी सीखेंगे बहुत सारे अपन। ऐसे फॉर्मूले आपने देखे होंगे, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, ये सारे फॉर्मूले पढ़ेंगे। कुछ बीज गणितीय फॉर्मूले भी पढ़ेंगे उन्हीं बेसिक चैप्टर्स में, जैसे ये सब सुने होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये सारे बेसिक फॉर्मूले ये 3.1 से लेके 3.5 के अंतर्गत ही कवर होंगे। 3.5 के बाद सेपरेट सेपरेट चैप्टर्स हैं, जैसे ये हो गया एचसीएफ एंड एलसीएम, ये हो गया एवरेज। इसके आगे बढ़ेंगे तो ये परसेंटेज, ये सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, इसी में ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम। इसके बाद देखेंगे तो टाइम एंड वर्क वाला हो गया, इसके बाद ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन वाला हो गया। 3.5 तक मिला जुला चलेगा, बेसिक सीखेंगे, उसके बाद से सेपरेट सेपरेट चैप्टर स्टार्ट हो जाते हैं। ज्योमेट्री का बहुत ज्यादा सेक्शन नहीं है, उसमें परेशान मत होना। शिक्षक में जाओगे तो त्रिभुजों की सर्वांग समता समरूपता ये पढ़ना पड़ता है, प्रमेय पढ़ने पड़ते हैं, रेखा और कोण पूरा पढ़ना पड़ता है, अलग अलग प्रकार की रेखाएं, अलग अलग प्रकार के कोण,
शिक्षक में जाएंगे तो आपको पूरा डीआई भी कवर करना होता है, सुने हैं डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन, पाई चार्ट सुने हैं, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, ये सब भी कवर करना होता है शिक्षक में। तो शिक्षक का गणित अगर पढ़ लिए तो फिर कुछ बचता ही नहीं है गणित में। सहायक शिक्षक में शिक्षक की तुलना में थोड़ा सा गणित कम है, इतना पढ़ना है फिर भी आप लोगों को। बताइए, यहां तक कुछ पूछना है तो बताइए, फिर थोड़ा मोड़ा पढ़ाऊंगा भी। बताइए, जो भी मन में आ रहा है, जैसा भी डाउट पूछ सकते हैं, क्योंकि गणित विषय ऐसा है कि या तो ये बहुत आगे कर देगा आपको या तो बाहर कर देगा। ये गणित विषय के साथ दिक्कत ये है। गणित बैकग्राउंड वाले कौन कौन है इसमें? 11th 12th गणित जो पढ़ा होगा आप चारों, बाकी आप लोग विज्ञान वाले, विज्ञान सब, आप भी पीछे 11th 12th क्या में पढ़े हो आप? आर्ट्स में। बनेगा, उसका चिंता मत करना। बाकी जो पढ़े हैं 11th 12th गणित से, उनसे भी बराबर ही बनता है भाई। तो ऐसा नहीं कि 11th 12th जो गणित से पढ़े हैं कि उनसे गणित बहुत अच्छा बनता है, सब भूल भाल तो गए होगे आप लोग। 10th तक का मैथ्स है, 11th 12th का तो कुछ है ही नहीं इसमें। समाकलन औकलन सुने होंगे ना आप लोग, तो उसमें कुछ नहीं है, या आप देखेंगे इसमें कुछ नहीं मिलेगा। 12th का कुछ भी नहीं है इसमें, 10th तक का पूरा कवर करना है आपको, 10th तक का। समझ आ रहा है? तो कुछ बातें समझिए, पहले कुछ बातों को समझिए, कुछ बातों को समझिए, कैसे पढ़ना है मैथ्स वो समझा रहा हूं आपको, तब जाके आपसे मैथ्स बनेगा। ध्यान से समझना, मिले जुले हैं, साइंस वाले ज्यादा हैं, मैथ्स वाले कम ही दिख रहे हैं। 12th मैथमेटिक्स से, ग्रेजुएशन आर्ट्स से, डीएलएड किया हूं, वर्ग 2 के लिए एलिजिबल रहूंगा कि नहीं? रहेंगे कि नहीं? ये एसएसटी वाले में 12th मैथमेटिक्स है, ग्रेजुएशन तो आर्ट्स से है ना, तो एसएसटी वाले के लिए एलिजिबल रहेंगे नहीं रहेंगे? तो ग्रेजुएशन तो आर्ट्स से किए हुए हैं। तब वो मान्य रहेंगे। अगर मैं 12th मैथ्स और साइंस से किया मान लीजिए, और ग्रेजुएशन मैंने कर लिया, मान लीजिए ये बीए वगैरह कर लिया मैंने, ग्रेजुएशन में बीए कर लिया मैंने और बीएड कर लिया मैं जाके आगे, तो वर्ग 2 के लिए किस विषय से एलिजिबल रहूंगा मैं? वही तो पूछ रहे हैं, वही तो पूछ रहे हैं। बीएड में आर्ट्स से रहेंगे और डीएलएड में क्या में रहेंगे? हाँ, तो फिर डीएलएड में भी अगर आप डीएलएड किए हो तो वर्ग 2 के लिए एलिजिबल हो आप, तो किस विषय से रहोगे? आर्ट्स से ही तो रहोगे ना। अगर आपने 11th 12th गणित और विज्ञान, मान लो गणित वाला सेक्शन से किया है, 11th 12th आपने गणित से किया है, फिर आपने ग्रेजुएशन कर लिया आर्ट्स से कर लिया, उसके बाद आपने डीएलएड कर लिया, ग्रेजुएशन के बाद आपने डीएलएड कर लिया। अच्छा, थोड़ा कंफर्म कर लीजिएगा। ऑनलाइन वाले जितने हैं वर्ग 3 के लिए सारे लोग एलिजिबल हो कि नहीं हो? ऑनलाइन वाले जितने भी हैं वर्ग 3 के लिए इतने सारे लोग हो, बताओ वर्ग 3 के लिए एलिजिबल आप लोग तो सब हो ना? वर्ग 3 के लिए एलिजिबल सारे लोग ना? क्या बोल रहे हो? हाँ ठीक है, टेट तो फरवरी में होगा। वैसे शैक्षणिक योग्यता जो है डीएड वाला या डीएलएड वाला, वो तो है आप लोग के पास में, सभी के पास है। डीएलएड भी चलेगा वर्ग 3 के लिए और डीएड भी चलेगा। अच्छा, वर्ग 3 में फायदा ज्यादा है इस बार, क्योंकि विषय बाध्यता है नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे सीधे रैंक वाइज मिलेगा पोस्ट आपको। लेकिन बीएड में आप बोल रहे हैं विषयवार हो जाएगा भर्ती, विषयवार होगा तो गणित और विज्ञान वाले तो वैसे ही बाहर हो जा रहे हैं, और गणित और विज्ञान के तो पद ही नहीं बता रहे हैं इस बार। अब कॉमन भर्ती हुआ तो गणित और विज्ञान वाले दे पाएंगे शिक्षक का वर्ग 2 का, लेकिन अगर विषयवार भर्ती हो गया तो फिर गणित और विज्ञान के तो पद ही नहीं है। तो वर्ग 2 में इस बार समस्या भी है और पद बढ़ जाएंगे, लेकिन वर्ग 3 में इस बार पदों की संख्या 2000 है, जो कि सबके लिए कॉमन रहेगा। तो वर्ग 3 वालों को फायदा है इस बार। टेट वगैरह जिनका नहीं निकला है, टेट निकाल लीजिएगा, फरवरी में होगा टेट, उसके बाद ही जहां तक संभावना है एग्जाम होगा यार। अभी पहले वित्त विभाग से मंजूरी तो मिल जाए, कब दे रहे हैं ये लोग भी तो नहीं। फरवरी अभी क्या चल रहा है? अगस्त,
लगभग तो खत्म ही कर दूंगा, मान के चलिए, तब तक तो हो जाएगा, तब तक तो हो जाएगा। सहायक शिक्षक में बहुत ज्यादा है भी नहीं, वैसे शिक्षक में थोड़ा समय लग जाता है क्योंकि इसमें ज्योमेट्री वाला सेक्शन में ही 20-25 घंटा लग जाता है, ज्योमेट्री मेंसुरेशन में। उसमें डीआई वाले सेक्शन में ही 15 घंटा एक्स्ट्रा लगता है, वो आप लोग में है नहीं। तो 1 महीना का सिलेबस आप लोग में कम है, 1 महीना का, 1 महीने का सिलेबस बोल रहा हूं मैथ्स का। लगभग 25-26 क्लास का सिलेबस कम है सहायक शिक्षक में, शिक्षक की तुलना में। चलिए पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा चीजों को सीखते हैं। क्या पढ़ेंगे सबसे पहले समझिए, कहां से स्टार्ट करना है, थोड़ा सा बेस को समझिए। उससे भी पहले ये समझिए पढ़ना कैसे है गणित को, गलतियां जो आप करते हैं वो गलतियां नहीं करनी है। पहली बात तो क्लास को लेकर के समझना कि क्लास जो आपको आनी है वो रेगुलर आनी है। पहली बात तो क्लास को नहीं छोड़ेंगे, पहली बात, क्योंकि गणित में वो लिंक में चीजें चलती हैं, क्लास छोड़ेंगे तो वो लिंक टूटेगा और समझने में समस्या आएगी आपको। क्लास रेगुलर आइए, नोट्स प्रॉपर बनाइए, जो आपका क्लास नोट्स रहेगा जो आप खुद लिखेंगे, मैं पूरा बताऊंगा, पूरा लिखवाऊंगा, पूरा समझाऊंगा, एक एक पॉइंट को लिखिए। जो मैं कंसेप्ट बताऊंगा उनको भी साइड में बॉक्स बना बना के लिखिए, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, मैथ्स बनाना है तो। होता क्या है, बच्चों को लगता है यार समझ में तो आ रहा है, ठीक है ठीक है, लेकिन 2 महीना 3 महीना बाद जब पलटा के देखेंगे कॉपी तो कुछ भी समझ में नहीं आता है कि ये कहां से ये आ गया, कहां से ये आ गया। तो जो कंसेप्ट आपको लग रहा है कि आप भूल जाएंगे तो उसको बगल में बॉक्स बना के लिख लीजिए कि यहां से यहां सर कैसे आ गए थे। प्रैक्टिस सेट आपको भरपूर मिल जाएगा, हर 2 लेक्चर 3 लेक्चर के बाद प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा, उन प्रैक्टिस सेट को लगाइए। हर 2-3 लेक्चर के बाद आपको मिलेगा प्रैक्टिस सेट, तो उन प्रैक्टिस सेट्स को लगाइए। प्रैक्टिस सेट्स में बिल्कुल भी लापरवाही मत करिए, क्योंकि समस्या ये भी है ना, आप लोग ऐसा भी अनुभव किए होंगे कि क्लास में तो सर समझ में सब आता है, एग्जाम में नहीं बनता हमसे। ये भी अनुभव किए होंगे आप लोग कि क्लास में तो मैथ्स बन जाता है सर, एग्जाम में जाके फिर अटक जाते हैं। समस्या क्या है ना इसमें, क्योंकि क्लास में ऐसा टॉपिक वाइज चलते हैं अपन, क्लास में ऐसा टॉपिक वाइज चलते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए परसेंटेज का कोई टॉपिक डील किया, उस टॉपिक के क्वेश्चंस कराए तो आपसे बनेंगे ही ये, क्योंकि वही टॉपिक चल रहा था। अब एग्जाम में परसेंटेज भी आ गया, प्रॉफिट लॉस भी, टाइम एंड वर्क भी, टाइम एंड डिस्टेंस भी, नंबर सिस्टम भी, एलसीएम एचसीएफ भी, एवरेज भी, ज्योमेट्री भी, सब मर्ज हो गया। और जीएस का टेंशन अलग है, सामान्य ज्ञान वाला पोर्शन का, सीडीपी का अलग है, हिंदी का अलग, अंग्रेजी का अलग, ईवीएस का अलग। इतना टेंशन के बीच में ये मिले जुले प्रश्न आ गए तो दिमाग काम ही नहीं करता है। प्रैक्टिस सेट्स इन्हीं सब के लिए आपको तैयार करेगा। जैसे परसेंटेज मैंने पढ़ा दिया तो परसेंटेज के पूरे चैप्टर का एक प्रैक्टिस सेट आपको मैं दूंगा, उस प्रैक्टिस सेट में करीबन 40 प्रश्न होंगे, मिले जुले प्रश्न होंगे। अब उसको लगाएंगे तो दिमाग दौड़ना स्टार्ट होगा आपका, फिर रैंडम क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने। क्लास नोट्स को पूरा पढ़िए, प्रैक्टिस सेट को लगाइए। आगे बढ़ते जाएंगे तो 2-2 3-3 चैप्टर का मिला मिला के प्रैक्टिस सेट दे रहा हूं आजकल में, ताकि और तैयारी हो जाए। परसेंटेज को प्रॉफिट लॉस के साथ मिला दिया, अब मिले जुले प्रश्न आ रहे हैं परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस किए, तो और दिमाग दौड़ना चालू किया। तो ये सब पहले से दौड़ाएंगे तब जाके एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। समस्या बच्चों के साथ यही है। एक और बात, बहुत ज्यादा ट्रिक पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। आधा तो ये ट्रिक बर्बाद कर दिया छत्तीसगढ़ के बच्चों को, ट्रिक बता दो, ट्रिक बता दो। अब होता क्या है, एक चैप्टर में मान लो 10 ट्रिक पढ़ लोगे, मोटा मोटा मान के चलो 20-25 चैप्टर हैं, तो 25 चैप्टर में 250 ट्रिक्स हो गई, एक भी याद नहीं रहेगा एग्जाम में आपको। और जरूरी थोड़ी है कि जो ट्रिक लग रहा है प्रश्न में वही प्रश्न सेम टू सेम आएगा। ट्रिक्स के साथ समस्या क्या है ना, ट्रिक्स जो है ना ये पर्टिकुलर उसी प्रश्न में लगेगा, थोड़ा भी चेंज कर दूंगा प्रश्न को तो ट्रिक फेल हो जाता है। एकदम हूबहू वही प्रश्न आएगा तब ट्रिक लगता है। तो ट्रिक पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना है, आपको बेसिक बनाना है। बेसिक, अपना बेसिक को स्ट्रॉन्ग करेंगे। ट्रिक अगर पढ़ रहे हैं, कोई शॉर्टकट अगर अपन पढ़ भी रहे हैं, तो उस शॉर्टकट के पीछे की पूरी कहानी को समझेंगे अपन कि ये शॉर्टकट निकला कहां से, तब जाके वो एग्जाम में याद रहेगा। तो बेसिक सीखना है तो मेरे क्लास में आपको बेसिक ही सीखने को मिलेगा। फॉर्मूले पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट पे रहता नहीं हूं, ट्रिक्स पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट पे रहता नहीं हूं। ट्रिक्स पढ़ाता भी हूं तो पूरा बेस समझा करके वो ट्रिक निकालता हूं, ताकि बच्चे उस ट्रिक को एग्जाम में याद कर पाए। बेसिक आप एकदम स्ट्रॉन्ग कर लेंगे मेरी क्लास में, पूरा बेसिक, परसेंटेज पूरा बनेगा आपसे। और अभी देखो ना यार, आबकारी का पेपर दिए होंगे, कोई प्रश्न कहीं से भी पूछ ले रहा है, आए बाएं प्रश्न आ रहे हैं, देखे होंगे। रीजनिंग में साइंस डाल दे रहा है वो, मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री का प्रश्न पूछ दे रहा है, 1060 का वैल्यू पूछता है, क्या होगा। 7 प्रश्न पूछने थे गणित के, उसमें भी 1060 का वैल्यू पूछ रहा है। उनको 7 ठो प्रश्न नहीं निकाल पा रहे हैं वो लोग, रीजनिंग में साइंस घुसा दे रहा है वो। और लाभ हानि का प्रश्न ऐसा पूछा कि बेस अच्छा होगा तो ही बन पाएगा आपसे।
तो बेस को बना के चलिए। बहुत सारे बच्चे आबकारी के पेपर के बाद मेरे को मैसेज किए थे कि सर बेस ठीक था इसीलिए प्रश्नों को बना पाए हम, वरना नहीं बनते प्रश्न। और ये एकदम तय मान के चलो, मेरे प्रैक्टिस सीट और नोट्स के बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, ये एकदम गारंटीड बता रहा हूं, इसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं मिलेगा आपको। पिछले बार का शिक्षक भर्ती में एक डेढ़ महीने का क्लास लिया था मैं, कुछ बैच ऐसे भी थे जहां पे 1 महीने 1.5 महीने का क्लास था, पूरे के पूरे प्रश्न थे नोट्स से। वार्डन का एग्जाम अभी हुआ था, 1 महीने का एक बैच लिया था मैंने, शॉर्ट टर्म बैच एक लिया था, 25 प्रश्न पूछे गए थे मैथ्स के, 23 प्रश्न एकदम हूबहू नोट्स के थे, 23 प्रश्न। 2 प्रश्न जो थे वो निर्देशांक ज्यामिति के थे, जो कि सिलेबस में है ही नहीं, उसको डिलीट किया था बाद में। तो व्यापम का दायरा मेरे को पता है, पीएससी का दायरा मेरे को पता है, पिछले 10 साल से मैंने केवल इन्हीं विषयों पर काम किया है, गणित और रीजनिंग में। तो मेरे को पता है कि इनका दायरा क्या है, प्रश्न कहां से किस प्रकार के पूछता है। तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, उसकी चिंता मेरे पे छोड़ दीजिए। मेरी जिम्मेदारी आपको समझाना है, वो मैं समझा ही लूंगा। कोई भी टॉपिक आपको रटा हुआ महसूस नहीं होगा, ये तय मान के चलिए। लेकिन ये रेगुलर क्लास आएंगे, नोट्स बनाएंगे, प्रैक्टिस शीट को लगाएंगे, इतना काम करेंगे आप। चलो ध्यान दो क्या क्या पढ़ना है। ऑनलाइन वालों को मिल जाएगा, आप लोग का ग्रुप बनेगा व्हाट्सएप का, उसी में प्रैक्टिस शीट आपको भेजेंगे। और ऑनलाइन वालों का ग्रुप बनेगा, एक डेमो खत्म होने के बाद आप लोग का व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनेगा जिसमें प्रैक्टिस शीट आप लोग को भेजी जाएगी। देखिए सबसे पहले अपना टारगेट क्या होगा, ध्यान से समझो। सबसे पहले अपना टारगेट होगा कि अपन पढ़ेंगे नंबर क्या होता है। सबसे पहले नंबर क्या होता है, नंबर कितने प्रकार का होता है, और उनपे जो प्रश्न पूछे गए हैं टेट के एग्जाम में, जो भी प्रश्न टेट के एग्जाम में पूछे गए हैं, शिक्षक भर्ती में पूछे गए हैं, या व्यापम के दूसरे एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उन सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे अपन। तो संख्या क्या होती है, संख्या कितने प्रकार की होती है, उन सारे प्रकारों पर जो भी प्रश्न बने हैं। टेट में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, सेंट्रल टेट में भी और सीजी टेट में भी बहुत सारे प्रश्न आए हैं। और नंबर्स को सीखेंगे तभी पेडागोजी को भी पढ़ पाएंगे आप। गणित का जो शिक्षण शास्त्र है वो भी तभी समझ में आएगा जब नंबर्स को आप अच्छी तरीके से डील करेंगे। कोई भी नंबर मैं लिखूं तो आपको बताना आना चाहिए कि वो नंबर कौन सा नंबर है। वही पूछ रहा हूं मैं बोल दिया √2 कौन सा नंबर है, मैं बोल दिया पाई कौन सा नंबर है, मैं बोल दिया 2.5 कौन सा नंबर है, मैं बोल दिया 4/7 कौन सा नंबर है। तो आपको बताना आना चाहिए कि √2 कौन सा नंबर है, क्यों वो नंबर है, पाई कौन सा नंबर है, क्यों है वो। ये सब आपको कारण के साथ बताना आना चाहिए। एक एक पॉइंट समझाऊंगा। जितने भी प्रश्न आए हैं स्टेटमेंट वाले, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, अभाज्य और भाज्य संख्या को लेके आते हैं, 4 में से कौन सी संख्या अभाज्य है, 4 में से कौन सी संख्या भाज्य है, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। सारे प्रश्नों को डील करेंगे अपन। इसके बाद अपन आएंगे कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन सीखेंगे। इसके बाद कैलकुलेशन सीखने का मतलब वी बॉड मास रूल, ये सीखेंगे अपन। वी बॉड मास रूल सारी संख्याओं में लगाएंगे इसको, सारी संख्याओं में, मतलब पूर्ण संख्या में भी, होल नंबर्स में भी वी बॉड मास लगाएंगे। भिन्न संख्या में, भिन्न संख्या का मतलब होता है फ्रैक्शनल नंबर, दशमलव वाली संख्या पर, डेसिमल वाले नंबर्स पे भी वी बॉड मास लगाएंगे। सारे प्रकार के नंबर्स में अपन वी बॉड मास रूल को सीखेंगे, सारे प्रकार के नंबर्स में। समझ आ रहा है? ये देखो ऐसे प्रश्न पिछले बार आए थे, 2 सही 1/3 गुणा 4 सही 5/7 भागित 2 सही 4/5। ये बोल रहा हूं, ये है भिन्न संख्याएं, ऐसे नंबर्स में बोल रहा वी बॉड मास। ये देखिए ये है पूर्ण संख्याएं, ये देखिए ऐसे नंबर्स पे वी बॉड मास बोल रहा हूं। ये देखिए बार वाले डेटा, ऐसे नंबर्स पे वी बॉड मास। ये डेसिमल वाले डेटा हैं, ये देखिए ऐसे नंबर्स पे वी बॉड मास बोल रहा हूं। तो हर वैरायटी की संख्या में वी बॉड मास हमको लगाना है, हर वैरायटी में। कैलकुलेशन मतलब ये वाला सेक्शन अगर आपने सीख लिया, ये वाला सेक्शन अगर आपने अटेंड कर लिया प्रॉपर, ये वाला सेक्शन पूरा, तो कैलकुलेशन को लेकर के पूरे मैथ्स में कहीं पे समस्या नहीं आएगी। पूरे मैथ्स में, पूरे मैथ्स की बात कर रहा हूं, ये वाले सेक्शन को डिस्कस करना है अच्छी से आपको। ये वाला सेक्शन अगर आपने प्रॉपर अटेंड कर लिया बिना किसी क्लास गैप किए, तो कैलकुलेशन को लेके देखो ना, कितना भी टफ कैलकुलेशन करे, ये तो मैं छोटा सा लिखा हुआ, ऐसा 1 पेज का पूरा कैलकुलेशन डील कर लो आप। ये देखो ऐसे नंबर्स पे कैलकुलेशन, ऐसे नंबर्स पे कैलकुलेशन, ये सब अपन सीखेंगे यहां पे। संख्या को सीखने के बाद अपना एंट्री होगा वी बॉड मास रूल में।
वी बॉड मास को प्रॉपर अटेंड कर लिए तो कैलकुलेशन को लेकर के कभी पूरे गणित में रोना नहीं मचेगा आपका। पूरे गणित की बात कर रहा हूं, कहीं पे दिक्कत नहीं आएगी, कितना भी टफ कैलकुलेशन आ जाए। पिछले बार का सहायक शिक्षक का पेपर देखना, ऐसा एक प्रश्न आपको दिख जाएगा। पिछले बार की बात कर रहा हूं, सहायक शिक्षक का ऐसा एक प्रश्न आपको दिख जाएगा, ये वाला बार वाला भी। समझ आ रहा है? दो प्रश्न तो आपको यहीं से वी बॉड मास रूल से ही दिख जाएंगे। दो प्रश्न बोल रहा हूं पिछले बार के सहायक शिक्षक में। तो ऐसा नहीं कि आता नहीं है, आता तो है ही, और आपके कैलकुलेशन को बहुत स्ट्रांग कर देगा। तो अपना टारगेट फिलहाल इतना कवर करने का होगा। चलो, तो सबसे पहले लिखो संख्या क्या होता है। चलो लिखेंगे सबसे पहले संख्या क्या होता है। संख्या, नंबर। लिखेंगे संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं। लिखेंगे ऑनलाइन वाले, संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं। संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग मापने में, जिनका उपयोग मापने में, गिनने में इत्यादि चीजों में किया जाता है। संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग मापने में, गिनने में इत्यादि चीजों में किया जाता है। जिनका उपयोग मापने में, गिनने में इत्यादि चीजों में किया जाता है। नंबर्स आर दी मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स। नंबर्स आर दी मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स which are used for measuring, counting, etc. which are used for measuring, counting, etc. ये संख्या की परिभाषा है। बहुत ज्यादा काम की नहीं है, लेकिन ये दो वर्ड बहुत काम के हैं। एक व्यापम में स्टेटमेंट वाला प्रश्न आया था जिसमें ये दो वर्ड बार बार यूज कर रहा था वो। चलो बताओ, तो मापने का मतलब क्या समझ आता है, मेजरमेंट का मतलब क्या? एकदम जनरल, एकदम व्यवहारिक बात करना। बहुत ज्यादा मेरे साथ में ऐसा स्टैंडर्ड परिभाषा बताने मत बैठना, एकदम व्यवहारिक। मापने का मतलब क्या? हाँ एकदम सिंपल है यार, बताओ मापने का मतलब क्या? जैसे ठीक है, अरे मैं अपनी हाइट को मापूंगा तो क्या है, मापना ही तो है ये। मेरी हाइट मान लो 179.6 सेंटीमीटर है, तो ये क्या हो गया, मापना। मैं अपने वेट को मापूंगा तो मापना ही तो है ना ये। रायपुर से बिलासपुर का डिस्टेंस को मापूंगा तो मापना ही तो कहलाएगा। दूध की मात्रा 2 लीटर, 2.5 लीटर, 3 लीटर, क्या है, मापना। चावल की मात्रा 2 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, क्या है, मापना। इस पेन का लेंथ कितना है, क्या हो जाएगा, मापना। ये सब क्या है, मापना। हाइट मापो, वेट मापो, कोई क्वांटिटी मापो, डिस्टेंस मापो, ये सब क्या है, मापना। और गिनने का मतलब क्या, बताइए, गिनने का मतलब। चेयर्स को गिनना स्टार्ट कर दो, गिनना हो गया। विद्यार्थियों की संख्या को गिनना स्टार्ट कर दो, गिनना हो गया। पंखे कितने लगे हैं, गिनने बैठ गए, गिनना हो गया। लाइट कितनी लगी, गिनने बैठ गए, गिनना हो गया। समझ आ रहा है, मापने और गिनने में डिफरेंस समझ आ रहा है। अब इसको थोड़ा सा मैथ्स के रूप में समझते हैं कि डिफरेंस क्या है। वही व्यापम का प्रश्न था, मैथ्स के रूप में डिफरेंस क्या है देखना। कुछ नंबर्स में लिख रहा हूं, 2.5, अपने मन से, मेरे मन में जो भी आ रहा है वो नंबर्स में लिख रहा हूं। ये देखो, ये कुछ नंबर्स में आपके सामने लिखा। दशमलव वाली संख्याएं हैं ये, डेसिमल नंबर्स, दशमलव वाली संख्याएं। अब ये क्या होती हैं वो आगे चल के देखेंगे, संख्याएं पढ़ेंगे अपन। अभी मैं इसको बोल रहा हूं दशमलव वाली संख्याएं। थोड़ा व्यवहारिक एग्जाम्पल सोचो। इन संख्याओं का यूज अपन मापने में कर सकते हैं, कर सकते हैं सर। गिनने में कर पाएंगे क्या? गिनने में ऐसे नंबर्स का उपयोग नहीं कर पाएंगे। जैसे चलो मापते हैं, 2.5 केजी चावल होता है ना। 2.5 किलो चावल लेने भी जाते हैं मार्केट में अपन। 2.5 लीटर दूध होता है ना, होता है ऐसा। 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस होता है। 2.5 सेंटीमीटर लेंथ होता है। लेकिन गिनते समय ऐसा बोलते हैं क्या, 1, 2, 2.5, 3, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। ऐसा कभी सुने हो क्या कि 2.5 लड़के बैठे हैं क्लास में, 2.5 लड़कियां बैठी हैं क्लास में,
3.5 लड़के बैठे हैं, 3.5 कुर्सियां क्लास में हैं, 4.97 लड़के बैठे हैं क्लास में, 9.62 लड़कियां बैठी हैं क्लास में, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं। तो ऐसे नंबर्स, डेसिमल वाले जो नंबर्स हैं, दशमलव वाली जो संख्याएं हैं, इनका यूज मापने में तो हो जाएगा, गिनने में नहीं होगा। 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस है सर, बोलते हैं 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस, बोलते हैं ना, कोई दो दूरियां हैं 2.5 किलोमीटर की। 3.67 लीटर दूध बोलते हैं ना, 3.67 केजी चावल बोल देते हैं अपन, 4.28 सेंटीमीटर का लेंथ है बोल देते हैं, लेकिन गिनते समय ऐसे नंबर्स का उपयोग नहीं करते हैं अपन। ये डिफरेंस है मापने में और गिनने में गणित के रूप में। समझ आ रहा है? गिनने में कैसे नंबर्स का उपयोग होता है, ये देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे। तो ये जो नंबर्स आप देख पा रहे हैं, ये गिनने में भी यूज होगा और मापने में भी यूज होगा। मापने में तो हो ही जाएंगे, लेकिन ऐसे नंबर्स जो हैं ये केवल और केवल मापने में यूज होंगे, गिनने में नहीं होंगे। ये देखना स्टेटमेंट आएगा आगे चल के, प्रश्न कराऊंगा व्यापम का, उसमें ऐसा स्टेटमेंट आएगा। सारे बैच में होगा क्लास यार, जैसे जैसे समय मिलता है सारे बैचेस में क्लास ले रहा हूं, ध्यान रखिएगा। मैं ही लूंगा। अभी एडीआई का लोड हो गया था तो एडीआई को बहुत अच्छी तरीके से खत्म किया, जो सहायक संचालक उद्योग और प्रबंधक का एग्जाम हुआ था। अभी थोड़ा सा आरक्षक वालों का लोड है, अभी एग्जाम है 14 सितंबर को। 5 घंटे तो केवल आरक्षक का बैच ले रहा हूं अभी मैं, 5 घंटे लगभग क्लास चलती है, वो भी खत्म हो जाएगा। फिर शिक्षक का लोड आएगा, शिक्षक वालों का क्लास लूंगा। तो हर बैच में मैं ही क्लास ले रहा हूं, उसका चिंता मत करिए, क्लास तो होगा ही। ऐसा नहीं कि डेमो में आ रहा हूं बस फिर परसों 3-4 दिन के बाद नहीं आऊंगा, ऐसा नहीं होगा भाई। समझ आ रहा है? पूरा मैं ही संभाल रहा हूं चीजों को, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि 4 दिन के बाद क्लास नहीं लूंगा। किसी बैच में हो सकता है अभी स्टार्ट नहीं किया होगा, तो आगे चल के स्टार्ट हो जाएगा, गीता हो जाएगा। 18 मार्च वाले बैच में स्टार्ट शायद नहीं हुआ होगा, हो जाएगा क्लास। क्लियर हुआ? ये डिफरेंस समझ आ रहा है ना? क्या डिफरेंस है ये समझ आया? मापने में और गिनने में डिफरेंस क्या है? एकदम व्यवहारिक एग्जांपल सोचना। बढ़ूं आगे? अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो था नहीं, अब इंपॉर्टेंट क्या है ध्यान से समझो। अब इंपॉर्टेंट है संख्या का वर्गीकरण, लिखेंगे संख्या का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। संख्या का वर्गीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है ये। संख्या का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। तो संख्या का वर्गीकरण, संख्या मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। एक होती है वास्तविक संख्या, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रियल नंबर। वास्तविक संख्या, इंग्लिश में इसको रियल नंबर बोलते हैं अपन। और दूसरी होती है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ये 2 प्रकार की संख्याएं मुख्यतः होती हैं, वास्तविक और काल्पनिक, रियल एंड इमेजिनरी। रियल एंड इमेजिनरी, वास्तविक एंड काल्पनिक। काल्पनिक आपके सिलेबस में नहीं है। वर्ग 2 दीजिए नहीं मिलेगा, वर्ग 3 दीजिए नहीं मिलेगा। कहां पे मिलेगा पता है? ये वर्ग 1 में। वर्ग 1 कोई दे रहे हैं क्या? वर्ग 1 कोई नहीं दे रहे हैं क्या? वर्ग 1, वर्ग 1 अगर गणित विषय से देते हैं तो आपको काल्पनिक संख्या मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये 11th 12th में पढ़ा जाता है। व्यापम के और दूसरे एग्जाम्स, आरआई, पटवारी, मंडी, फूड इंस्पेक्टर, लेबर इंस्पेक्टर, महिला पर्यवेक्षक, कहीं पे नहीं मिलेगा ये। पीएससी के एग्जाम्स में कहीं पे नहीं मिलेगा। 11th 12th में पढ़ते हैं काल्पनिक संख्या को, इसीलिए आपके सिलेबस में नहीं है। अगर आप वर्ग 1 गणित विषय से देंगे तब आपको काल्पनिक संख्या देखने को मिलेगा, जो कि आप लोग नहीं दे रहे हो, तो आपके सिलेबस में नहीं है ये। फिर भी एक सामान्य जानकारी बता देता हूं ताकि पहचान तो पाए कि कौन सी संख्या काल्पनिक होती है। एक सामान्य जानकारी बता रहा हूं। काल्पनिक का मतलब आप ऐसा बोलिए, जो केवल कल्पना में हो, जो केवल कल्पना में हो, जो केवल कल्पना में हो, इसका सामान्य जीवन में कोई उपयोग ना हो, सामान्य जीवन में कोई उपयोग ना हो। सामान्य जीवन की बात कर रहा हूं ना, जनरल लाइफ की बात कर रहा हूं। सामान्य जीवन में कोई उपयोग ना हो। सामान्य जीवन का मतलब जैसे अपन देखते हैं, गिनते हैं, समझ आ रहा है, मापते हैं, नामकरण, लेबलिंग करते हैं, किसी सामान के ऊपर थप्पा लगाते हैं 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का,
तो अपने डेली लाइफ में, सामान्य जीवन में ऐसी संख्याओं का कोई उपयोग नहीं होता है। पहचानेंगे कैसे सर इसको? कैसे पहचानेंगे? वर्गमूल के अंदर अगर ऋणात्मक रूप में कोई संख्या है, स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव फॉर्म में कोई नंबर है, तो ऐसे नंबर को आप क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर, यानी काल्पनिक संख्या। ध्यान रखेंगे, ऐसा कोई भी नंबर आपके सिलेबस में दिखाई नहीं देगा आपको। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव फॉर्म में होना चाहिए। वर्गमूल 2 नहीं, वर्गमूल -2, इसको काल्पनिक बोलेंगे। वर्गमूल -3, वर्गमूल -4, वर्गमूल का चिन्ह है ना, ये इतना जानते होंगे। रूट, स्क्वायर रूट बोलते हैं। तो वर्गमूल के अंदर अगर ऋणात्मक रूप में कोई संख्या है, तो ऐसी संख्या को आप काल्पनिक बोलते हैं। ऐसी कोई भी संख्या आपके सिलेबस में नहीं है। ऐसी कोई भी संख्या आपके सिलेबस में दिखाई नहीं देगी, ध्यान रखिएगा। जानकारी तो बहुत सारी है, वर्ग 1 वालों को भी पढ़ाया था मैं, तो वर्ग 1 में पढ़ाता हूं तो बहुत सारा पढ़ाने को है इसमें। याद आ रहा है क्या? 11th 12th मैथ्स से जो पढ़े हैं, इनको आई के रूप में लिखा जाता है, जहां पे आई का वैल्यू क्या होता है? स्क्वायर रूट -1, जहां पे आई को क्या बोलते हैं? आयोटा या इमेजिनरी नंबर। लेकिन आप लोग मत जानिए, वर्ग 2 और वर्ग 3 के लिए बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है इसकी, तो ये आपके सिलेबस में नहीं है। ध्यान रखिएगा, जानकारी के लिए बस ध्यान रखिए कि जो केवल कल्पना में हो, जिसका जनरल लाइफ में कोई यूज ना हो। वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक रूप में ऐसा कोई नंबर आपको दिखाई देगा ही नहीं, देखना। याद रखिए बस, -2 को काल्पनिक मत बोलना भाई, वर्गमूल 2 को काल्पनिक मत बोलना। वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक रूप में जो संख्या रहेगी उसको बोलना काल्पनिक बनेगा। अब जो आपके सिलेबस में है, जो आपको पढ़ना है, वो क्या है? वास्तविक। वास्तविक 2 प्रकार की होती है। एक होती है परिमेय संख्या, लिख लो क्लासिफिकेशन, कल पूरा पढ़ाऊंगा इसको। एक होती है परिमेय संख्या, जिसको बोलते हैं रैशनल नंबर, और दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इसको बोलते हैं इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर। परिमेय संख्या को आगे क्लासिफाई करते हैं तो ये 3 प्रकार की होती है। एक होती है प्राकृत संख्या, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। दूसरी होती है पूर्ण संख्या, इसको बोलते हैं होल नंबर। और तीसरी होती है पूर्णांक, इसको बोलते हैं इंटीजर्स। लिखिए यहां तक। वास्तविक संख्या 2 प्रकार की, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय 3 प्रकार की, प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक। आज 2 ही क्लास होगी आप लोगों की, एक हिंदी की हुई 1.5 घंटे की, 1.5 घंटे की मैथ्स की। कल या परसों से आपकी इंग्लिश विषय भी चालू होगी। इंग्लिश दिव्या मैडम लेंगी। शुक्रवार शनिवार को सीडीपी की क्लास लगती है 2.5 घंटे की, ऐसा कुछ शेड्यूल रहता है। सीडीपी शुक्रवार शनिवार को, और बनाते रविवार को भी रहती है। जनरली सीडीपी की क्लास 2 दिन तो रहती है, शुक्रवार शनिवार को सीडीपी की क्लास रहती है 2.5 घंटे की, 2 घंटे की। उस दिन मेरी क्लास नहीं होगी फिर। बाकी आपका हम चाह रहे हैं कि मैक्सिमम चीजें साथ साथ कवर हो जाएं। तो इंग्लिश की क्लास भी एक स्टार्ट होगी, कल या परसों से मैडम चालू करेंगी इंग्लिश की क्लास। इंग्लिश का भी बड़ा वेटेज है, और इंग्लिश वैसे भी आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के बच्चों के साथ इंग्लिश को लेकर के दिक्कत है ही, थोड़ा समझ में थोड़ा कम ही आता है इंग्लिश, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे पैसेज वाला पोर्शन हो, चाहे पेडागोजी वाला पोर्शन हो। तो इंग्लिश को लेकर के तो वैसे भी हमारा डामाडोल रहता ही है बचपन से। कैसे इंग्लिश पास की हम ही को पता है, कैसे पास हो गए हमको ही पता है वो। तो इंग्लिश और गणित को लेकर थोड़ा समस्या बच्चों के साथ रहता है, और इंग्लिश और गणित दोनों का वेटेज बहुत बड़ा है इसमें। गणित 30 नंबर, इंग्लिश 25 नंबर। समझ में आएगा। गणित का तो प्रैक्टिकल चीज है, ये तो दिखेगी आपको, समझ में आएगा गणित। बनेगा यहां तक? लिखिए यहां तक पूरा। वास्तविक संख्या 2 प्रकार की, परिमेय और अपरिमेय। अब परिमेय संख्या 3 प्रकार की, प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक। अब पूर्णांक संख्या को आगे क्लासिफाई करेंगे तो पूर्णांक संख्या 3 प्रकार की होती है। एक होती है ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, इसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। दूसरी होती है शून्य पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, इसको बोलते हैं जीरो इंटीजर।
और तीसरी होती है धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। प्राकृत संख्या दो प्रकार की होती है, एक होती है समप्राकृत संख्या। समप्राकृत संख्या इसको बोलते हैं इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। और दूसरी होती है विषम प्राकृत संख्या। विषम प्राकृत संख्या इसको बोलते हैं ऑड नेचुरल नंबर। ये क्लासिफिकेशन है नंबर का। ये देखिए ये क्लासिफिकेशन है, नोट करेंगे यहां तक। इतने नंबर्स तो पहले आपको कवर करने होंगे। प्राकृत संख्या दो प्रकार की, सम और विषम। हो गया? बड़ा सिलेबस है, हो सकता है बीच में थोड़ा सा एक सेक्शन आने के बाद रोके, उसके बाद दूसरा सेक्शन स्टार्ट होने में थोड़ा समय लगे, क्योंकि बाकी विषय भी चलें। जैसे मैथ्स का मान लीजिए एक आध दो सेक्शन आपका अलग से हो सकता है, ईवीएस चालू हो सकता है। इस प्रकार की क्लासेस चलेंगी। एग्जाम से पहले आपका सिलेबस बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट होगा। ऐसा नहीं कि मैथ्स लाइन से चले और खत्म हो जाए, बीच में हो सकता है कि ईवीएस चालू हो जाए आपका एक आध दो सेक्शन कंप्लीट करने के लिए। ऐसा होता है सृष्टि, समझ आ रहा है? बाकी आप पूछ लीजिए 20-25 लोगों से, आराम से संतुष्ट हो जाइए। इतना ये कोई ऐसा एग्जाम नहीं है भाई, ऐसा एग्जाम का तैयारी नहीं है कि ये तुरंत ऐसा चालू किए खत्म हो गया। मैथ्स में पेशेंस बनाना पड़ता है। 2.5-3 महीने का सिलेबस है मैथ्स का, लगभग 80-90 क्लास रहता है। 80-90 क्लास चाहिए होता है सिलेबस खत्म करने के लिए। तो एक आध दो चैप्टर हो सकता है ऐसे हों, जैसे ज्योमेट्री वाला सेक्शन जनरली मैं शनिवार रविवार को ही लेता हूं जनरली, क्योंकि उसके लिए लगातार 3 घंटे की क्लास मेरे को चाहिए होती है। आधे एक घंटे में मैं कितना पढ़ाऊंगा ज्योमेट्री का? एक ठो आयत पढ़ाऊंगा, उसकी प्रॉपर्टीज बताऊंगा, खत्म हो जाएगा वो 1 घंटा 1.5 घंटा। तो ज्योमेट्री वाला सेक्शन जो है, ज्योमेट्री मेंसुलेशन वाला, जनरली सैटरडे संडे को होता है, ताकि वो पूरा का पूरा 3 घंटे मिले तो उसमें कुछ खींचे सेक्शन। तो ऐसे कुछ सेक्शन छूट जाते हैं जो कि बाद में होते हैं। फिर क्लासेस तो आपकी रेगुलर चलेंगी, 3 घंटा 4 घंटा रेगुलर चलेगा ही। ऐसा तो है नहीं कि छुट्टी कर देंगे आपका बीच में यार। वो 3 घंटा 4 घंटा तो रेगुलर चलेगा ही आपका, और पढ़ना तो पूरा ही है आपको। तो सिलेबस आपका कंप्लीट कराना हमारी जिम्मेदारी है। वो लिखे यहां तक। अब कुछ संख्याएं और है जो आपको देखनी है। एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या इसको बोलते हैं प्राइम नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। दूसरी है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। और तीसरी है भिन्न संख्या, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर। ये 3 संख्याएं और देखनी है आपको, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और भिन्न संख्या। इसका तो पूरा क्लासिफिकेशन देखेंगे। सहायक शिक्षक के लिए टेट का एग्जाम में पूछा भी गया है, देखें कैसे क्वेश्चन, टेट तो निकाले हैं ना। उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, सुने हैं ऐसा? ऐसे सही जोड़ी बनाने बोला है कि कौन सा उचित भिन्न है, कौन सा अनुचित भिन्न है। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न, तुल्य भिन्न, सुने हैं तुल्य भिन्न, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तुल्य भिन्न का मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे 6/4 का तुल्य भिन्न क्या हो जाएगा? 3/2। ऊपर नीचे काटा 2 से, तो 6/4 का तुल्य भिन्न क्या हो जाएगा? 3/2। उचित, अनुचित, तुल्य, मिश्रित, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न, इसका तो पूरा क्लासिफिकेशन अलग से बताऊंगा आपको। इतनी संख्याएं हैं जो आपको कवर करनी है। देखिए इतने नंबर्स हैं, ये आपको पूरे कवर करने हैं। समझ आ रहा है? आगे जाके एक नंबर और आएगा, सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर बोलते हैं जिसको, आगे जाके मिलेगा वो। तो एक एक करके कल से चालू करूंगा मैं, सारी संख्याओं को लिखवाऊंगा, उन पे प्रश्न भी साथ साथ कराऊंगा। आप पढ़ के देखिए, मैथ्स आपको पूरा समझ में आएगा, रटने वाली बात कहीं पे नहीं होगी। आज बहुत ज्यादा मैं पढ़ा नहीं पाया हूं, आज स्ट्रक्चर, सिलेबस ये सब बता रहा था। और किसी भी एग्जाम की तैयारी अगर आप करते हैं तो आपको उसके स्ट्रक्चर के बारे में तो पता होना ही चाहिए यार। गणित अगर आपको पढ़ना है तो गणित का सिलेबस तो आपको एक
ब्रीफ जानकारी होनी चाहिए कि कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं सर, कैसे तैयारी करनी है, तो ये सब आपको पता होना ही चाहिए, इसीलिए ये सब बताया जाता है। शुरू से ही ऐसा चालू कर दे लिखवाना, चलो संख्या लिखो चालू करो, तो वो समस्या का विषय रहता है। आपको पता तो रहे कि क्या क्या सिलेबस में है। जैसे अपन ने संख्या चालू किया, अब ये देखो संख्या आपको देखिएगा सिलेबस में यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, इसीलिए सिलेबस बताया जाता है ताकि कोई टॉपिक जब स्टार्ट हो तो आपको पता रहे कि कौन सा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, सिलेबस में वो कहां पे लिखा है कहां पे नहीं लिखा है। तो अभी के लिए संख्या की परिभाषा याद रखिए, मापने और गिनने का मतलब ध्यान रखिए, संख्या का क्लासिफिकेशन बताया हूं मैं, यह सिलेबस में नहीं है। वास्तविक संख्या दो प्रकार की, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय तीन प्रकार की, प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक। पूर्णांक तीन प्रकार की, ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक। प्राकृत दो प्रकार की, सम और विषम। इसके अलावा तीन संख्याएं ये भी कवर करेंगे, इसका तो पूरा क्लासिफिकेशन बताऊंगा मैं क्या होता है। देखना संख्याओं पर प्रश्न भी डील कराऊंगा, जो प्रश्न आए हुए हैं। प्राकृत संख्या को लेकर प्रश्न आया है, अभाज्य संख्या को लेकर, परिमेय संख्या को लेकर, अपरिमेय संख्या को लेकर, जो भी प्रश्न आए हैं। सीटेट में आया था परिमेय संख्या और भिन्न संख्या को मिक्स करके एक प्रश्न आया था स्टेटमेंट वाला। तो सारे प्रश्न आपके नोट्स में रहेंगे और 2-3 लेक्चर के बाद एक प्रैक्टिस शीट आपको मिल जाएगा। रेगुलर आइए क्लास में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि समय अब ज्यादा है नहीं, तो अब ज्यादा भागा दौड़ी छोड़ के तैयारी करिए भाई। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि एक आध महीना रुक जाओ, स्थिति को स्पष्ट हो जाने दो। आप लोग को उससे करना ही क्या, वर्ग 3 वाले हैं आप लोग के लिए क्या ही स्थिति स्पष्ट होना नहीं होना यार। आप लोग को तो पता ही है कि इसमें कुछ विषय बाध्यता है नहीं, डीएड करके बैठे ही हो, टेट का पेपर निकला है तो ठीक, नहीं निकला है तो फरवरी में निकालोगे, तो आप लोग के लिए रुकने वाली कोई बात ही नहीं है। सिलेबस आप देख पा रहे कितना बड़ा है यार, कितने सारे विषय डील करने हैं, तो समय तो लगेगा, 6-7 महीना लगता है कम से कम इसके पूरे सिलेबस को खत्म करने में। एग्जाम की संभावना अगर मान लो थोड़ा पहले होती है कि टेट के तुरंत बाद हो रहा है, थोड़ा पहले हो रहा है एग्जाम, तो हम क्लासेस का ड्यूरेशन को बढ़ा देंगे, फिर सिलेबस पूरा करेंगे एग्जाम से पहले। हम बड़ी बड़ी मैराथन क्लासेस भी ऑर्गेनाइज कर देते हैं बच्चों के लिए 8-8, 10-10 घंटे की, ताकि बच्चों का रिवीजन भी हो जाए। तो चीजें प्रॉपर चलेंगी, सिस्टमेटिक पूरा चलेगा चीजें। रेगुलर क्लास से जुड़े रहिए, क्लास को मत छोड़िएगा, क्लास छोड़ेंगे तो फिर चीजें समझ में नहीं आएंगी आपको, चाहे वो कोई भी विषय हो। कल इससे आगे चर्चा करूंगा मैं, ठीक, कल मिलते हैं। ऑनलाइन में किसी को कुछ पूछना है? सृष्टि आप बिना किसी चिंता के लीजिए। चलिए कल देखते हैं इसके आगे का, टाइम पे क्लास से जुड़ेंगे। 1-2 दिन का डेमो है, और देख लीजिए आप लोग को अगर कुछ चिंता का विषय है आप लोग के लिए तो। बाकी यूट्यूब में हमारे लेक्चर्स बहुत सारे दिख जाएंगे आपको, उनको भी देख सकते हैं आप, आपको समझ में आ जाएगा कि आगे के चैप्टर्स कैसे डील करेंगे हम। तो यूट्यूब में बहुत सारे लेक्चर्स मेरे भी हैं, हिंदी वाले सर के भी हैं, मैडम के भी हैं, सीडीपी के भी, आप उनको भी देख सकते हैं। बाकी 2-3 दिन का डेमो क्लास आप यहाँ पे भी देख सकते हैं।